और डिफरेंट कंपाउंड्स की कराता हूं। C6H12 है ना अगर मेरे पास, तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एटम इन वन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है ऑफ ईच एटम इन वन मॉलिक्यूल। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो क्या बन जाएगा CH2। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से पहले आपको मैं डिस्प्लेड फॉर्मूला बेटा बता दूं कि डिस्प्लेड फॉर्मूला के अंदर तमाम बॉन्ड्स आपने शो करने हैं। अगर एक बॉन्ड भी आपने शो ना किया तो बेटा आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है, और आपको मार्क नहीं मिलेंगे। तो आपको तमाम बॉन्ड इसमें शो करने हैं, जितने एटम्स के दरमियान भी बॉन्ड शो हो रहे हैं, ऐसे। और बेटा स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि आप इनको कंडेंस करके लिख देते हैं बस, CH3 देन CH2 देन CH2 फिर CH2 है, फिर CH2 है एंड देन CH3। और बेटा स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर आप ऐसे हाइड्रोजन्स जो कार्बन के साथ अटैच होते हैं उनको शो ही नहीं करते, सिर्फ कार्बन को शो करते हैं, वो भी बेटा इन जॉइंट्स के साथ बस 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। तो ये आपका स्केलेटल फॉर्मूला है। थोड़ी सी हम और क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस करते हैं बेटा, अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आता है इसमें क्योंकि मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल। हाँ बेटा एक क्वेश्चन जिस तरह मैंने मॉक में दिया हुआ था, आपको एक डिस्प्लेड फॉर्मूला बनाकर दिया था और हमने पूछा था कि राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो अक्सर बच्चों ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो गलत हो जाएगा भाई। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे तो आपने टोटल एटम्स को काउंट करके लिखना है। फंक्शनल ग्रुप वाले एटम्स भी काउंट कर लीजिएगा बीच में, मैं भी आपको एग्जांपल से बताता हूं आगे। सपोज ये आपके पास एक ये कंपाउंड है, सर जैसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड, उसका मोलिकुलर फार्मूला में C3H7 करके COOH लगाएंगे कि मतलब नहीं वही बता रहा हूं बेटा, नहीं आपने बस टोटल एटम्स काउंट करने हैं, COOH नहीं लिखना, टोटल कार्बन इकट्ठे लिखने हैं, फिर टोटल ऑक्सीजन इकट्ठे लिखने हैं। अब जरा देखें इधर, सपोज ये है, आपसे पूछा जाता है जी कि राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें। बेटा आपको एटम्स काउंट करने हैं, ये कार्बन है बेटा, ये सारे 3 4 5 6 7 8, तो आप लिखेंगे C8। हाइड्रोजन्स बेटा देखें, यहां पर ये कार्बन 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है ना, 3 बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर है, एक हाइड्रोजन इधर है, सर 9 नहीं बनते, एक हाइड्रोजन इधर है। सर मुझे भी लग रहा है 9 है कार्बन एटम्स, आपने 9 बनते CH2 सर, वाला नहीं काउंट किया। CH2 भी था। बेटा ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है 9 है बेटा, 9 है। अच्छा अब बेटा हाइड्रोजन चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा बेटा? नो सर। अच्छा तो अभी कितने हाइड्रोजन है आपके पास यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हाइड्रोजन हो गए बेटा। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है, तो O2 हो गया, और बेटा Br आप ऐसे लिखें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपने टोटल एटम्स काउंट करके लिखने हैं, ठीक है। अच्छा बेटा इसका अगर वो स्केलेटल कहेगा ना, स्केलेटल, तो इसमें देखें स्केलेटल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता, कार्बन को नहीं लिखा जाता, और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन हैं उनको मेंशन नहीं किया जाता। उसके अलावा जितने भी एटम्स होंगे वो आप स्केलेटल में मेंशन करेंगे। तो बेटा देखिए यहां से स्टार्ट कर लें, 1 2 3, 3 कार्बन तक तो आप ऐसे ही जाएं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, तीसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और आगे बेटा फिर ऑक्सीजन है, तो ये आप लिखेंगे ऐसे करके, और फिर इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर बेटा ये आपने ज़हन में रखना है कि कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन्स उनको मेंशन नहीं किया जाता। ये CH3 बता रहा है आपको, ये आपको CH2 बता रहा है बेटा, ये आपको सिर्फ कार्बन बता रहा है यहां पर,
और ये भी आपको CH3 बता रहा है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आप शो करेंगे। अच्छा, अच्छा बेटा फंक्शनल ग्रुप्स जो है, फंक्शनल ग्रुप्स, अच्छा इसकी मैं 2-3 एग्जांपल और आपको करा दूं, क्योंकि इसमें आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं बास क्वेश्चंस के अंदर। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसका स्केलेटल बनाते हुए बच्चे अक्सर बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, देखेंगे इसमें आप 2 तरीकों से बना सकते हैं। मैंने तो आपको ऐसे इसका एक आसान तरीका ये बताया हुआ है कि आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे करके। ये जो बेटा क्रॉस होगा ना, ये कार्बन शो कर रहा होगा, ये भी जो क्रॉस कर रहा है बेटा, ये कार्बन शो कर रहा है। तो आप जरा यहां देखें कि आपको टोटल कार्बन कितने नजर आ रहे हैं। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन 6। तो ये बेटा 6 कार्बन और ऊपर OH। लेकिन आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, देखें इधर, ये पहले 4 कार्बन ड्रॉ करें ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन ड्रॉ कर लिए। कार्बन 2 पर एक मिथाइल लगा हुआ है और एक OH लगा हुआ है। इसी तरह कार्बन 3 पर एक मिथाइल लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है। तो आप बेटा इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो इसी को सीधा करके ड्रॉ कर देता है, सिर्फ बॉन्ड एंगल थोड़े से अच्छे करने के लिए। आप दोनों में से जो मर्जी ड्रॉ कर दें, आपकी मर्जी है। इसी को देखिए, अगर इसी लॉन्ग चेन को वो सीधा कर दे तो वही चीज बन जाती है। सिर्फ उससे ये होता है कि बॉन्ड एंगल थोड़े से वाइड हो जाते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन आपके मार्क्स नहीं काटता वो, आप जिस तरीके से मर्जी लिखें, चाहे नीचे वाला स्केलेटल लिख दें या ऊपर वाला स्केलेटल फॉर्मूला शो करें। अच्छा, इसी तरीके से बेटा एक इस तरीके से उसने किया हुआ था जी। मैंने देखा था एक क्वेश्चन के अंदर उसने ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं जी इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, जरा बताएंगे इस स्केलेटल फॉर्मूला में टोटल कार्बन कितने हैं? 5 है सर। 1 2 6 4 5। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई? ट्रिपल बॉन्ड। सर कार्बन से इसको वो शुरू होता ऐसे भी लिखते हैं बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, वो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जनरली ऐसे ही लिखा जाता है। लेकिन एक जगह उसने बेटा एग्जाम में 1 2 3 4 5 6, वैसे तो जनरली इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन देखें, अगर वो ऐसे लिख दे तो आपको ये यहां से खुद आप ये एज्यूम करना है कि यहां से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है ना, इट मींस कि यहां कार्बन है, ठीक है। तो बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो मैंने नीचे तरीके से लिखा है, जिग-जैग में बिल्कुल। और इसको वो यहां पर प्लेन भी कर सकता है। तो आपको इस ट्रिपल बॉन्ड से बेटा खुद आइडिया लेना है कि यहां पर एक कार्बन लगा हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन था बेटा जिसमें आप लोग मिस्टेक करते हैं, वो जरा देख लें। आपसे कहा गया था जी इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला बनाएं। ये जो ऊपर मैंने मॉलिक्यूल लिखा है ना, इसका डिस्प्लेट फॉर्मूला, तो बच्चों ने ऐसे बनाया होता है एग्जाम में, देखें जरा क्या मिस्टेक है भाई इस डिस्प्लेट फॉर्मूला में, ये जो मैंने अभी बनाया है। कार्बन और नाइट्रोजन की ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिखाया। आपको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ नहीं पर दिखाया। बॉन्ड बेटा शो करने हैं, आपको तमाम बॉन्ड शो करने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब बेटा हम आगे चलते हैं। ये तो हम चले, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें अब आपको लग रही होंगी, क्योंकि एक सवाल है सही मेरा। दोनों स्केलेटल फॉर्मूला सही हैं। जी बेटा दोनों ठीक है, क्योंकि वो दोनों ये वो यूज करता है एग्जामिनर। एक जगह पर ये यूज किया हुआ उसने, एक जगह पर ये यूज किया हुआ, इसलिए दोनों सर ठीक मेरा है। एक सवाल है। जी भाई। सर जो OH ग्रुप जो होता है डिस्प्लेट फॉर्मूला में, उसको भी हमने O और H के दरमियान बॉन्ड शो करना होता है? जी बेटा ये तो अंडरस्टूड है। ओके सर। अच्छा बेटा अब आगे आ जाएं। तमाम बॉन्ड शो करने भाई, तमाम बॉन्ड्स आपने शो करने। बेटा मेरा नहीं ख्याल कि मुझे फंक्शनल ग्रुप रिपीट करने की जरूरत है कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, अल्कोहल क्या है, कार्बोक्सिलिक सर, एसिड क्या है और नो एस्टर सर। क्या है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, मेरा ख्याल है क्रैकिंग के ऊपर। बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन है या ये जो एल्केन है, इसका सोर्स क्या है, ये हमने बेटा देखना है। सोर्स ऑफ दिस एल्केन। जी बेटा कोई बता सकता है कि इस हाइड्रोकार्बन का सोर्स क्या है जी? फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल फ्यूल किससे बनते हैं जी? डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
ये बेटा होता ये है, तो हम बेसिकली सोर्सेज ऑफ अल्केन की हेडिंग देते हैं। बेटा होता ये है कि ये जो सी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक थ्योरी है जिसको साइंटिस्ट मानते हैं। आप भी इसको जरा देख लें कि सी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो उनकी बॉडीज सी के बॉटम में चली जाती हैं, बिल्कुल। और उनकी बॉडीज जो है जब बॉटम में जाकर बेटा बैठ जाती हैं, तो उन बॉडीज के ऊपर रॉक्स और कोई प्रेशर वगैरह जब अप्लाई होता है, कोई रॉक्स गिरती हैं, तो उनकी बॉडीज से जो फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड बेसिकली आफ्टर मिलियन ईयर्स के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, इनटू द पेट्रोलियम। तो आप ये देखें कि जो सोर्स है ना इसका पेट्रोलियम का जो सोर्स है पेट्रोलियम का, वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज है, उनकी बॉडीज में से जो फ्लूइड निकलता है मिलियन ईयर्स के बाद, वही पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो रहा है। और उसी पेट्रोलियम के अंदर बेटा, ये जो पेट्रोलियम है, इस पेट्रोलियम के अंदर आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस मिलते हैं। इस पेट्रोलियम के अंदर आपको बेटा गैसेस मिलेंगी। इस पेट्रोलियम के अंदर ही बेटा आपको पेट्रोल, इस पेट्रोलियम के अंदर ही बेटा आपको केरोसिन ऑयल मिलेगा। इस पेट्रोलियम के अंदर ही बेटा आपको नेफ्था मिलेगा। इस पेट्रोलियम के अंदर ही आपको बेटा डीजल ऑयल मिलेगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल बेटा इसके अंदर आपको मिलेगा, और बिटुमन बेटा आपको इसके अंदर मिलेगा। ये सब इसी पेट्रोलियम के अंदर है, बिटुमन। हम बेटा ये कहते हैं कि ये जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम, दिस इज द यूजलेस, ये हमारे लिए यूजलेस है, बट इट्स फ्रैक्शंस आर वेरी यूजफुल। जो इसके फ्रैक्शंस हैं इसके अंदर, डीजल ऑयल या पेट्रोल या केरोसिन या लुब्रिकेटिंग ऑयल या बिटुमन, ये बहुत यूजफुल है। तो बेटा कोई बच्चा बता सकता है कि इस पेट्रोलियम से ये डिफरेंट फ्रैक्शन हमें कैसे मिलेंगे? ओ लेवल्स में पढ़कर आए हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, अब बेटा इस तरह कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो चले, आपने टेक्निक का नाम बताया जिस बेस पर आप इन चीजों को सेपरेट करते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर भी किस प्रिंसिपल के तहत ये चीजें सेपरेट होंगी? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पर, ठीक है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए ना बेटा कि जिस फ्रैक्शन में कार्बन चेन लंबी होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और जिस फ्रैक्शन में कार्बन कम है, जिस तरह ये गैस है मीथेन, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? वो कम होगा सर। हाँ, तो बेटा पेट्रोलियम के अंदर जो गैसेस होती है ना, इसमें कार्बन चेन बहुत स्मॉल होती है, और पेट्रोलियम के अंदर जो बिटुमन होती है ना बेटा, इसमें कार्बन चेन बहुत लंबी होती है, C50 से स्टार्ट होती है। तो मीथेन लो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि इनमें कार्बन चेन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, वैन-डेर-वाल्स फोर्सेस वीकर होंगी। जबकि बिटुमन के अंदर कार्बन चेन ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अब आपको बेटा ये भी बताना चाहिए साथ में कि जब आप इसको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर बेटा पेट्रोलियम को गैसियस फॉर्म में एंटर करेंगे, हॉट पेट्रोलियम एंटर करेंगे, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में टॉप पर आपको क्या मिलता है, कौन सा फ्रैक्शन मिलता है, और बॉटम में कौन सा फ्रैक्शन मिलता है? टॉप पे जिसका लेस बॉइल- वाला बॉइलिंग पॉइंट। जी, जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो आपको टॉप पर मिलता है, और जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो आपको बॉटम में मिलता है। मैं आपको बेटा इसकी एक एनिमेशन दिखा देता हूं ताकि जो है ना ये चीजें क्लियर हो जाएं। अगर ये कीबोर्ड मेरा काम कर रहा हो, नहीं काम कर रहा है, वेट अ मिनट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा जरा एक एनिमेशन जल्दी से मैं आपको बताता हूं, साथ में एक्सप्लेन करता जाता हूं।
That is oil that has been जी taken. बेटा मुझे ये बताएं कि ये आपको नजर आ रही है? मैंने YouTube पे एक एनिमेशन ओपन की है। यस सर नजर आ रही है। जी बेटा। जी सर। The ground, either on land or under the sea. It is an exceptionally valuable resource. It provides us with a great number of hydrocarbons, some of which crude oil is the term used to describe unprocessed oil. That is oil that has been taken directly. जी बेटा यहाँ से आप सुनेंगे जी क्रूड ऑयल से जब Crude oil is the term used to describe unprocessed oil. That is oil that has been taken directly out of the ground, either on land or under the sea. It is an exceptionally valuable resource. It provides us with a great number of hydrocarbons, some of which are useful as fuels, and others are used in the manufacture of many different chemicals and even plastics. However, in the raw form as crude oil, it can be a viscous, dark-coloured tar-like consistency, and the different fractions of hydrocarbons must be separated by fractional distillation for them to be useful. Before we understand how fractional distillation works, we should be clear that crude oil is a mixture of hydrocarbons with different chain lengths. जी बेटा ये अब आप इसको लिख लें। अगर आपसे वो डेफिनेशन पूछते हैं कि व्हाट इज क्रूड ऑयल या व्हाट इज पेट्रोलियम, तो आप क्या बताएंगे? इट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद डिफरेंट चेन लेंथ। आपने बेटा बेसिकली क्या करना है कि इस मिक्सचर के अंदर से इन फ्रैक्शंस को, स्मॉलर चेन वाले फ्रैक्शन को अलग करना है, लॉन्ग चेन वाले फ्रैक्शन को अलग करना है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। Some being short molecules and some being very long. Intermolecular forces act between molecules, and the longer the molecule, the greater the intermolecular force. As you can see here, the small molecules have weaker intermolecular forces, and so will require less energy to break them apart and turn them into a gas. They have a lower boiling point. The longer molecules have greater intermolecular forces. जी बेटा चलिए ये तो चीजें अब जरा बस अब ये As you एक can एनिमेशन see, देख लें बेटा। crude oil is heated up to a high temperature outside of the fractionating column. The hot crude oil, now mostly in vapor form, is pumped into the column. The column has a heat gradient and is very hot at the bottom, going cooler as we move up to the top. Even at the very bottom of the column, where the temperature is still high, some long chain molecules with high boiling points begin to condense back into a liquid. These are collected at the bottom of the column. The rest of the molecules start to rise up the column, making their way through bubble caps in each tray. The bubble caps slow down the rate of the rising vapor, and eventually the vapors get too cool, condense, and are collected as liquids in the trays. अच्छा बेटा मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसमें, ये जरा देखिएगा कि बेटा यहां से आप हीटेड क्रूड ऑयल गैसियस फॉर्म में एंटर करेंगे, ठीक है? ये आपको बेटा ये कैप सी नजर आ रही है दरमियान में, ये कैप व्हाइट कलर का जो उसने कैप सी शो की हुई है, बताएं जी। जी सर। यस सर। इस कैप का पर्पस है कंडेंसिंग, ये वेपर्स को कंडेंस करेगा। जो आप हीटेड क्रूड ऑयल यहां से एंटर करेंगे ना, उसको कंडेंस करेगा। मुझे अब एक चीज का आंसर दें, ऐसा फ्रैक्शन जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्या उसको कंडेंस करना आसान है या मुश्किल है? उसको मुश्किल सर आसान है। अच्छा चले मैं आपको सर, आसान एग्जांपल, चले नहीं आप लोग बेटा गलत बता रहे हैं, मुश्किल है। मैं आपको ये कहता हूं, ये जो गैसेस हैं आपके पास रूम टेम्परेचर पर, आपके रूम के अंदर जो गैसेस हैं, क्या आप इनको लिक्विफाई आसानी से कर सकती हैं या मुश्किल से करेंगे? सर उनको थोड़ा हीट देनी पड़ेगी उनको, सॉरी उनको थोड़ा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा उनको वो लिक्विफाई करने के लिए, fermentation के लिए। बाकी बच्चे मुझे ये बताएं कि गैसेस को कंडेंस करना आसान है या मुश्किल है? जो रूम टेम्परेचर पर आपके पास गैसेस हैं, इनको लिक्विफाई करना आसान है मुश्किल है? आसान है। मुश्किल है। आसान है। मुश्किल है सर। एक मिनट, जब ये टेम्परेचर ड्रॉप होता है बेटा 0 डिग्री पर, क्या ये गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं जब हमारा सर्दियों में 0 डिग्री टेम्परेचर होता है? नहीं सर, नहीं होती बेटा, गैसेस को लिक्विफाई करना मुश्किल होता है, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास बेटा फ्रैक्शंस हैं, ये जो क्रूड ऑयल के अंदर डिफरेंट फ्रैक्शन है, इसमें गैस आपको क्यों ऊपर मिल रही है टॉप पर? उसकी रीजन समझ लें। क्योंकि ये गैस कंडेंस ही नहीं हो रही,
यहां इस बबल कैप से भी पास होगी, इस बबल कैप से भी पास हो गई है, इस बबल कैप से भी पास हो गई है, इस बबल कैप से भी पास होकर सबसे टॉप पर गैस मिल रही है, क्योंकि कंडेंस ही नहीं हो रही, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट। जबकि बिटुमेन को देखें बेटा, बिटुमेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, 50 कार्बन है इसमें, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सर 3-4 वेरी बिटुमेन हाई, का बॉइलिंग पॉइंट ऐसे क्या होगा? हाई टेम्परेचर पे ये बेटा बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट है। मुझे बहुत हाई तो ये बताएं कि जिन फ्रैक्शंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बेटा, जिन फ्रैक्शंस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उनको कंडेंस करना आसान है या मुश्किल है? सर आसान है, वो रूम सर टेम्परेचर पे आसान है आगे खुद ही उनको हो जाता है। कंडेंस करना। आसान है, आसान है बेटा, ये चीज जब तक आप नहीं समझेंगे, मैं ये कह रहा हूं आएगा। देखें, जो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे फ्रैक्शन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका मतलब यह कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट नहीं हो रही, उनको आप कंडेंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के करीब ही नहीं आ रही, ठीक है। इसलिए गैसेस जो है वो जनरली बहुत मुश्किल से कंडेंस होती हैं। तो ये देखिए, ये इस कंडेंसर से कंडेंस नहीं हो रही और गैसेस आपको जल्दी से ऊपर मिल रही हैं टॉप पे। लेकिन ऐसे फ्रैक्शंस जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मतलब उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, तभी उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना, उनको कंडेंस करना आसान है। तो ये बेटा आपने एक तो इसका सीक्वेंस याद करना है, ये सीक्वेंस याद करना है हर बच्चे कि जब भी आप क्रूड ऑयल को एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से पास करवाते हैं तो सबसे टॉप पर क्या आएगा, गैस, देन पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन, डीजल ऑयल एंड बिटुमेन। तो ये फ्रैक्शन याद करना है। दूसरा क्या याद करना है आपको, ये पता होना चाहिए कि गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बिटुमेन का ज्यादा है। अब आगे चलें जी, इनके यूजेस भी बेटा आप याद कर Small लीजिए। molecules have low boiling points and so condense much higher in the column where the temperature is cooler still. As you can see, hydrocarbons with similar boiling points are collected in the same tray, and this is why they are known as fractions. They are mixtures of hydrocarbons with similar boiling points. Each fraction has some important uses. Some examples of fractions are petrol, useful as a fuel for cars, naphtha, used in the manufacture of chemicals. बेटा नेफ्था का यूज क्या लिखेंगे जी आप लोग, अगर पूछेगा? केमिकल्स बनाने में काम आता है। ये बहुत सारे केमिकल का रॉ मटेरियल है, नेफ्था से बेटा बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह सब इसी से बनता है। Kerosene as aircraft fuel, diesel oil used as fuels for vans, cars and lorries, and bitumen, a mixture of large chain hydrocarbons. ठीक है बेटा, अब used मैंने to lay आपको ये roads. बताना था यहाँ पर। अब वापिस आ जाए अपने टॉपिक पर। बेटा पेट्रोलियम के अंदर ये आपको जितने फ्रैक्शन नजर आ रहे हैं, इसके लिए आप सेपरेशन के लिए जो टेक्निक यूज करेंगे दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की बेस पर आपको फ्रैक्शन सेपरेट होते जाएंगे। जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो आपको टॉप पर मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो आपको बॉटम में मिलेगा। अब बेटा मसला ये है, देखें कि इस पेट्रोलियम के अंदर आपको जो पेट्रोल मिलता है ना बेटा, पेट्रोल आपको बहुत कम मिलता है, तकरीबन 12% से लेकर 20% तक आपको सिर्फ क्या मिलता है बेटा, पेट्रोल मिलता है पेट्रोलियम के अंदर। बाकी क्या चीजें 80% दूसरे फ्रैक्शंस हैं, केरोसिन, नेफ्था, डीजल, लुब्रिकेटिंग एंड बिटुमेन। मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा डिमांड किस फ्रैक्शन की है जी, किस फ्यूल की डिमांड सबसे ज्यादा है? पेट्रोल। पेट्रोल पेट्रोल की बेटा डिमांड सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इस केरोसिन ऑयल को, इस डीजल ऑयल को या नेफ्था को, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, उनको हम इस स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें आप एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करें। और बेटा ये इसलिए करते हैं कि जो स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन है ना बेटा, जिस तरह पेट्रोल, इसकी डिमांड ज्यादा है, और जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है नेफ्था या केरोसिन, इसकी डिमांड कम है। तो इसलिए हम क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। तो क्रैकिंग की बेटा अगर आपसे डेफिनेशन पूछेगा, क्रैकिंग की डेफिनेशन, तो आपने बताना है कि ब्रेक डाउन ऑफ, बेटा अगर लॉन्ग नहीं लिखेंगे ना तो मार्क्स आपके कटेंगे, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन into small chain
हाइड्रोकार्बन्स। बेटा क्रैकिंग खुद ब खुद हो जाएगी या कोई कंडीशन देनी पड़ेगी, ये बता दें। सर एक कैटलिस्ट हो सकता है या फिर थर्मल क्रैकिंग भी हो सकती है। जी बेटा, तो हमारे सिलेबस में ये है कि आपने दोनों बताने, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसका 1 मार्क है, और बेटा दूसरा आपने बताना है कैटालिस्ट। ये नहीं बताना एल्यूमिनियम catalyst ऑक्साइड जो या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड एट 350 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं बताना बेटा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैटालिस्ट का बल्कि नाम याद है बेटा, कैटालिस्ट जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या SiO2। अच्छा बेटा, अब ये तो क्रैकिंग की कंडीशन मैंने आपको बताई। क्रैकिंग होता क्या है कि लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में करते हैं। बेटा क्रैकिंग करते क्यों है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रैकिंग? सर डिमांड वाले फ्यूल्स की स्मॉलर फ्रैक्शंस जो हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए। आप ये कह दें, आप ये कह दें कि जो स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स हैं, आप बेटा ये कह सकते हैं कि स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स आर मोर यूजफुल, इसलिए हम क्रैकिंग करते हैं। अच्छा बेटा, इसकी इक्वेशन जरा देख लें। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज आपको मैंने बताई थी, देखें जरा। क्रैकिंग आप जब भी करते हैं ना, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि जो लॉन्ग चेन अल्केन है, ये या तो बेटा स्मॉल अल्केन और अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि ये जो लॉन्ग चेन अल्केन है, आप जब इसकी हाइड्रोजन गैस भी क्रैकिंग होगी। करेंगे तो ये अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाए और साथ में हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम पहले फर्स्ट पॉसिबिलिटी पर आते हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, लॉन्ग चेन अल्केन आप जो मर्जी ले लें भाई, C12H26। बेटा अल्केन का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, CnH2n+2, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उसके डबल और 2+ करना है उसमें। बेटा इसके अकॉर्डिंग बस बनाते जाएं। कोई स्मॉल अल्केन बना दें अपनी मर्जी से, कोई स्मॉल अल्केन बेटा, बस इससे छोटा हो। सर ब्यूटेन कोशिश बना कर लिया दें। करें हाफ के आसपास, कोशिश किया करें हाफ के आसपास हो या उससे भी कम कर लिया करें। तो हम C4H10 बना देते हैं जी, ब्यूटेन। चले, कितने कार्बन बच गए जी पीछे? C6H12। C6H C6 नहीं भाई, कितने कार्बन बच गए? सर C8 8 C8 कार्बन रहते हैं। तो आप बेटा C8H16 भी बना सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपने C4H10 बनाया है और वो कहते हैं नहीं जी आप 2 डिफरेंट एल्कीन बनाएं, इस तरह करते आपको करके देता है। इस तरह का मतलब है बेटा कि 2 डिफरेंट एल्कीन बनानी है, तो 8 कार्बन की 2 डिफरेंट एल्कीन, एक 5 सर कार्बन वाली बना C2H ले। सर और एक बाकी तीन कार्बन वाली। C3H6। ठीक है बेटा, इसमें आपके पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आपसे वो कह सकता है कि आप 2 डिफरेंट एल्कीन बनाकर दिखाएं या 3 डिफरेंट एल्कीन बनाकर दिखाएं। तो आपने ये याद करना है कि जब भी अल्केन की क्रैकिंग होगी, एक स्मॉल अल्केन और बाकी अल्कीन्स बनेंगी बेटा। जबकि सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ आ जाएं, सेकंड पॉसिबिलिटी ये है बेटा, जब भी आप सपोज मेरे पास है C10H22, अगर बेटा देखें मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल दूं, अगर मैं हाइड्रोजन बनाऊं इसमें से, तो पीछे फॉर्मूला क्या बच गया मुझे बताएं। अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं, सर C10H, C10H20। तो ये किसका फॉर्मूला है भाई? C10H20 अल्कीन का फॉर्मूला बन गया ना। तो इसलिए अब आप बाकी सारे अल्कीन्स बनाएंगे। अगर आप हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं ना क्रैकिंग के अंदर, तो बेटा फिर अल्केन बनने के चांस नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर आप क्रैकिंग के अंदर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं, तो जो आपके बाकी प्रोडक्ट होंगे वो अल्कीन होंगे। तो अब 10 कार्बन है, इसके आप सपोज वो कहते हैं जी आप 3 या चले 2 डिफरेंट अल्कीन बनाए। जब वो बेटा C4H8 इस तरह देगा, C6H12। जब वो इस तरह देगा तो कोई बच्चा ऐसे मत बनाए भाई। अगर आप C5H10 करके आएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 उसने जो ब्लैंक्स Different आपको मांगे दी है, इट मींस कि वो डिफरेंट आपसे मांग रहे हैं। तो आप इसको डिफरेंट नंबर दे दें, एक को 4 कर दें C4H8 और एक को बेटा आप 6 कर दें C6H12। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने क्रैकिंग का वो करना है। अच्छा बेटा, क्रैकिंग के बाद जो मेन चीज है वो कंबस्टन पर आ जाती है, हम हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन। अच्छा मैं यहां पर बेटा 3 आपको यहां पर कंबस्टन कराता हूं। कंबस्टन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल
इन सब की कंबस्शन में ना कॉमन चीज क्या है, कोई बता सकता है? एल्केन, एल्कीन, अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। इन सब कंबस्शन में जो कॉमन चीज है कि आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर हम कंप्लीट कंबस्शन की बात कर रहे हैं, अभी हम इनकम्प्लीट की बात नहीं कर रहे भाई, कंप्लीट कंबस्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। अभी इनकम्प्लीट पर भी बेटा आते हैं, ठीक है, लेकिन पहले कंप्लीट देख लें। अच्छा, अल्केन की कंबस्शन अगर आप करते हैं C4H10 प्लस O2, तो आपको प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बनना है और वाटर ने बनना है। बाकी आप बेटा बैलेंसिंग कर लेंगे, 4 कार्बन है तो 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 10 हाइड्रोजन है तो 5 मोल, और बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। 4 2 8 और 5 कितना हो गया भाई? 8 और 5 13। तो बेटा 13/2 कर दें, ठीक है, या पूरी इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दें फिर आप 13 भी लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है इन बैलेंसिंग के रिलेटेड। हम ये 13/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर जरूरी है कि हम उस होल को मल्टीप्लाई करें बाय 2 एग्जाम में? अगर लिख 32 सकते हैं। ओके सर। ये कुछ होता है उसमें मार्किंग स्कीम में, कभी वो ऐसा ही लिखता, वो हमेशा इस फॉर्म दूसरे वाले फॉर्म में लिखता है, वो ये नहीं कहता और प्लस नहीं बेटा 13/2 लिख सकते हैं, बस आपने बैलेंस करनी है बेटा, आपने बैलेंस करनी है, आप लिख सकते हैं, ठीक ओके है। सर। अच्छा बेटा आगे देखिए, अगर मैं अल्कीन की करता हूं तो उसमें भी देखिए यही प्रोडक्ट बनेंगे। C4H8 प्लस O2, इट गिव्स 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मोल्स ऑफ वाटर, और 4 2 8 9 10 11 12, तो बेटा यहां 6 आ जाएगा। और इसी तरीके से अल्कोहल के अंदर ही बेटा, सपोज ये अल्कोहल है जी, CH3 CH2 CH2 CH2OH, क्या इसका फॉर्मूला बन रहा है जी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है? C4 5 6 7 8 9 OH, और इसको बेटा वो अगर कार्बन बाइंड डाइऑक्साइड करेगा प्लस क्या वाटर। प्रोडक्ट बनेंगे भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन बनेगा। काउंट कर ले, यहाँ पर कार्बन 4 है और हाइड्रोजन बेटा 9 और एक 10 है तो 5 हो जाएगा। और 4 2 8, 8 और 5 बेटा कितने हो गए? 13। 13 में से एक यूज हो 13/2 चुका है, नहीं बेटा एक यूज हो चुका है ना, तो 6 हो जाएगा। तो सर 6 12/6 हो जाएगा। ठीक है। अक्सर बच्चे यहाँ पर 13/2 करते हैं, इसलिए उनके लिए मैंने बेटा गौर से देखें, यहाँ पर इस ऑक्सीजन को कंसिडर कीजिएगा। अच्छा बेटा ये तो थी कंप्लीट कंबस्शन, जिसमें ये आप जो अपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से कंबशन की, तो हमें क्या कहते हैं, अगर इक्वेशन लिखनी है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से लिखेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से लिखेंगे? मर्जी है अगर बेटा, क्वेश्चन जो वो लिखे हुए कहेगा, जो वो कहेगा। अगर उसने मॉलिक्यूलर किया तो आप इसको भी फिर मजीद मॉलिक्यूल में कह देंगे, मैंने तो उसको मजीद कन्वर्ट नहीं किया, C4H10O आप कर देंगे अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता है, तो वो उसके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे उसने कुछ कहा ही ना हो, बस वैसे ही उसने सिर्फ आपकी उसने मर्जी है, स्ट्रक्चरल फॉर्म। फिर आपकी मर्जी है भाई, जिस तरह मर्जी लिखें फिर। अच्छा बेटा दूसरी चीज ये देखें कि अभी तक हमने जो कंबस्शन किया ना, ये कंप्लीट कंबस्शन थी। कंप्लीट कंबस्शन के अंदर आप क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं भाई, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बन रहे हैं। इनकम्प्लीट कंबस्शन में बेटा क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कार्बन बताइए? मोनोऑक्साइड, बस सर वाटर भी बन सकते हैं। सर कार्बन भी हो सकता इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर सर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर हो सकता है। है, सर कार्बन भी प्रोड्यूस होता है मेरे ख्याल से। जी सर, कार्बन भी होता हो है। सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, और वाटर तो होता ही है। जी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड तो इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर आपके पास बेटा जरा सुन ले पॉसिबिलिटीज। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो होगा ही, इसके साथ कार्बन प्रोड्यूस हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस हो बेटा, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा ये सारे इकट्ठे भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। लेकिन बेटा ये लाजमी है कि आपने इनकम्प्लीट कंबस्शन में इनमें से कोई एक लाजमी डालना है बेटा। इनकम्प्लीट कंबस्शन में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड आपने लाजमी ऐड करना है, अदरवाइज आपकी इनकम्प्लीट कंबस्शन वो नहीं मानेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बेटा, आपसे वो ये कहता है, आपसे वो ये डिमांड करता है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड जो बेटा ऑप्शन आप इसको ना भी शो करें, आपसे वो कहते हैं जी आप एक ऐसी इक्वेशन लिखें C4H10 की जिसमें इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है और कार्बन बन रहा है, कार्बन। तो आप क्या करें, उसमें 4C कर दें। आपसे वो कह रहा है कि सिर्फ कार्बन को शो करें, 4C, और बेटा हाइड्रोजन को बर्न करवा दें,
5H2O। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कितने ऑक्सीजन आपको चाहिए थे जी, हाइड्रोजन तो पूरे हो गए, ऑक्सीजन कितने हैं, 5 हैं, तो इसको 5/2 कर दें। ये आपकी इनकम्प्लीट कंबस्शन है, ये भी आपकी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। देखें, इसमें आप कार्बन भी शो कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी शो कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी शो कर सकते हैं और वाटर भी शो कर सकते हैं। 4 कार्बन है, 2 कार्बन के इधर लगा दें बेटा। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं जी, 2 3 4, तो यहाँ 2 लगा दें बेटा। नहीं, पहले हाइड्रोजन बैलेंस कर लें। हाइड्रोजन 10 है बेटा, यहाँ 5 कर दें और अब ऑक्सीजन को काउंट कर ले, 5 6 7 8, तो यहाँ बेटा 4 लगा दें। तो इनकम्प्लीट कंबस्शन के अंदर याद रखें कार्बन और कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना लाजमी है, अदरवाइज आपकी इक्वेशन वो सही नहीं कंसीडर करेगा। बेटा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं पहले पास पेपर का। सर एक मिनट, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ क्यों बनाई थी? बेटा पॉसिबिलिटी तो है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाए, ओके, लेकिन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना लाजमी है। तो ये भी हो सकता है कि कंप्लीटली सारा सिर्फ कार्बन बना दे, सारा जो है वो यूज हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन के लिए, ये सारा कंप्लीटली बेटा। कार्बन मोनोऑक्साइड और या फिर तीनों बना दे। मैंने आपको कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप इसको रिमूव कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास मर्जी है। अच्छा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जरा इसका रीड करें, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें जी, क्या कह रहे हैं इसको। Crude oil contain a mixture of hydrocarbon together with other organic compound which contain nitrogen, oxygen, sulfur. And oil refinery, after the fractional distillation of crude oil, a number of other processes may be used, including cracking, isomerization, and reforming. What is mean by term cracking and why is it carried out? हाँ जी भाई, cracking के लिए क्या चीज आप बताएंगे डेफिनेशन में? So cracking means cracking down long chain hydrocarbons into a small chain और क्यों कर रहे हैं? hydrocarbon. Why is it carried out? Sir, because these small chain hydrocarbons are in higher To demand. make more useful compounds. How the cracking would be carried out? So high temperature या catalyst. High temperature, high pressure and catalyst. Oh sorry. Sir, sorry. catalyst होगा silicon dioxide या aluminium oxide. जी बेटा, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी आपने बताना है। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेप्टेन बाय क्रैकिंग, ये आपने बेटा कैसे करना है। C14H30 है, तो क्रैकिंग करके वो हेप्टेन बना रहा है C7H16। बाकी बेटा कितने कार्बन बच गए? तो ये C7H14 होगा जो बचा। अब आपके पास ऑप्शन है, आप C7H14 लिखें या इसको मजीद तोड़कर छोटे छोटे अल्कीन बना दें, वो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा बेटा इस पर आ जाए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे प्रोडक्ट गलत बनाते हैं। पहले तो वो चलें, यहाँ पर एक और चीज पूछ रहा है, फिर नीचे रिएक्शन है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज हाइयर देन दैट ऑफ थायोल, इसको थायोल बोलते हैं। ये बेटा क्या रीजन है कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, थायोल का कम है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जी बेटा, देखें ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप से, लेकिन आपको पता है एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बिटवीन द टू मॉलिक्यूल, जबकि थायोल में बेटा कौन सी फोर्सेस होंगी? इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, परमानेंट डायपोल फोर्स एंड वैन डर वाल्स फोर्स ना। हाँ जी, इसलिए बेटा इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अच्छा यहां पर वो ये कह रहा है कि इथेन थायोल जो है CH3 CH2 SH, बेटा इसकी कंप्लीट कंबस्शन करें और बताएं प्रोडक्ट क्या बने। कार्बन डाइऑक्साइड बने। जी सर, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, हाइड्रोजन से बेटा वाटर बन जाएगा। अब मसला मुझे ये आ रहा है बेटा कि सल्फर से मैं सल्फर डाइऑक्साइड बनाऊं या ट्राई ऑक्साइड बनाऊं, ये मुझे बताएं। सर ट्राई ऑक्साइड, बिकॉज़ एक्सेस में क्या बनाऊं? ट्राई ऑक्साइड। सर ट्राई के लिए तो फिर और क्यों नहीं? कंडीशंस भी लेनी पड़ेंगी ना, V2O5। जी बेटा गुड। सर ट्राई ही बनाएंगे सर, क्योंकि उसमें एक्सेस नहीं बेटा, ट्राई नहीं बनेगा। ट्राई बनाने के लिए भी आपको बताता हूं, कल भी बताया था क्लास में, आज फिर सुन लें। सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राई ऑक्साइड बनाना अच्छा खासा मुश्किल काम है। 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, ये कैटलिस्ट देते हैं, प्रेशर देते हैं 1 to 5,
तब जाकर SO3 बनता है, खुद ब खुद नहीं बनता बेटा। तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना एक मुश्किल काम है, उसमें कंडीशंस देनी पड़ती हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दे रहा, बस बर्न कर रहा है, तो आपके पास रेडिली SO2 ही बनेगा, वो SO2 फर्दर SO3 में नहीं जाएगा। ठीक है भाई? ठीक है बेटा? तो SO3 आपने नहीं बनाना बेटा, बिल्कुल SO3 नहीं बनाना आपने। अब जरा देखें कि आपके पास 3 ऑक्साइड बेटा बने हैं, कार्बन का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन का है और सल्फर का। वो कह रहा है कि 2 ऑफ द ऑक्साइड फॉर्म cause serious environmental damage for each of these सर इस इथेन मिथाइल का फॉर्मूला लिखा होगा पेपर में? जी बेटा लिखा होगा, जहरी बात है, उसने ऊपर दिया हुआ है, ये देखो भाई, ये दिया हुआ है। अच्छा सर, और सर सल्फर ट्राइऑक्साइड दिया क्यों नहीं हुआ बन सकता? बेटा अभी आपको बताया कि उसमें बनाने के लिए ना स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती हैं, 450 डिग्री V2O5 1 to 5 atm प्रेशर, तब SO2 से SO3 बनता है। इस तरह तो नहीं बन जाता खुद ही। अच्छा सर, ये स्पेशल कंडीशंस तो हमने नहीं दी थे। अच्छा बेटा देखें आगे, ये कह रहा है कि जो 3 ऑक्साइड बने हैं, इसमें से आपको ये तो पता है कि जो वाटर है ये तो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है जी। कह रहा है 2 of the oxide form cause serious environmental damage for each of these oxide, identify the type of pollution। सर कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा सर। जी बेटा SO2 को आप बता दें कि ये एसिड रेन करेगा, और एसिड रेन का आगे डिस्क्राइब भी करें कि इसके आगे आगे क्या होगा बेटा, इससे नुकसान क्या होगा? सर मार्बल वर्क और जो आपका स्टोन वर्क है, प्लांट सॉइल एंड एक्वेटिक लाइफ डैमेजेस द बिल्डिंग, सर डिसॉल्व खराब हो जाएगी सर आपकी। जी बेटा डिसॉल्व द एल्यूमिनियम ऑयल। बेटा थोड़ी सी ऐसी रीजंस भी बताया करें जो है ना थोड़ी साइंटिफिक हो ज्यादा। डिसॉल्व द एल्यूमिनियम आयन इनटू द रिवर वाटर, और ये जो एल्यूमिनियम आयन है बेटा ये फिर वहां पर एक्वेटिक लाइफ के लिए उनको तंग करेगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या होगा बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग बेटा होगी। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेन है इसके काफी ज्यादा आप बता सकते हैं कि बिल्डिंग को डैमेज कर रहा है, वाटर सर की ये pH सल्फर को डाइऑक्साइड pH एल्युमिनियम आयन कैसे डिसॉल्व करता है पानी में? ये नहीं करता भाई, सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन कॉज होती है। सर फिर एल्युमिनियम आयन का क्या लिख रहे थे आप अभी? मैं बता रहा हूं बेटा, सुन लो। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करेगा या नहीं करेगा? करता है सर। कौन सी एसिड कौन सी यहाँ पर एसिड यहाँ बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जब बेटा रेन के साथ नीचे आएगा तो सॉइल में जो एल्यूमिनियम है उसको डिसॉल्व करेगा या नहीं करेगा? अपने साथ रिएक्शन हो जाएगा या नहीं होगा? जी होगा सर। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा जी। और एल्यूमिनियम सल्फेट जब वाटर में जाएगा तो एल्यूमिनियम आयंस वाटर में चले जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे सर। तो वहां पर बेटा ये देखिए ना, इसने क्या किया है कि न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, इसने एब्जॉर्ब किया एल्यूमिनियम ऑयल को फ्रॉम दी सॉइल। तो SO2 ने नहीं किया, बेसिकली एसिड रेन की वजह से बेटा ये काम हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बेटा इसके सारे वो बताता हूँ, जरा देख लें इसके, जरा ये देख लें सारे यहाँ पर इफेक्ट एसिड रेन के। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन हो रही है बेटा, डैमेज टू स्टोन ऑफ बिल्डिंग, डिसॉल्विंग द एल्यूमिनियम आयन टू रिवर, डैमेजेस टू वाटर कोर्सेज और फॉरेस्ट, एक्वेटिक लाइफ को, और कोरिजन ऑफ मेटल्स। ठीक है बेटा, इससे कोई एक आप याद कर लीजिएगा। अच्छा आगे चलें। अब देखिए बात इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो बेटा आपने खुद जो कॉमन सेंस है, अब ये जरा क्वेश्चन पढ़ें। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इथेन थायोल, बेटा इसी की बात कर रहा है, C2H5SH is added to liquefied gases such as butane that are widely used in portable cooking stoves. Suggest a reason for this. क्यों बेटा आपके घरों में जो गैस आ रही है उसके अंदर भी ये बेटा इथेन थायोल डाला जाता है थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में, क्यों? हाईली फ्लेमेबल है सर। इससे उसमें नहीं बेटा, फ्लेमेबल तो आपकी जी बेटा क्या होगा? लीकेज की वजह से। जी बेटा गुड, वेल डन। देखें अगर खुदा ना खास्ता बेटा देखिए सल्फर की वजह से ना इसमें स्मेल का फैक्टर आएगा, वरना तो मीथेन गैस की इतनी कोई शदीद स्मेल नहीं है। अगर गैस लीक हो रही होगी और उसमें इथेन थायोल डाला हुआ है तो उसमें बेटा आपको वो लीकेज को डिटेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसको डालने की रीजन ये है कि ये बेटा हेल्प डिटेक्ट लीक्स ऑफ गैस।
जहां पर बेटा गैस लीक होगी आपको स्मेल आ जाएगी, तो इसलिए ये बेटा डालते हैं। अच्छा बेटा कल भी आपको ये कराया था कॉन्टैक्ट प्रोसेस का, देखें फिर बता रहा है आज। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स are removed from the oil product at the refinery. The sulfur is recovered and converted into SO2, which is then used in contact process. State the main operating detail of the formation of SO3. जी बेटा SO2 से SO3 कैसे जाएंगे? ये तो O levels का क्वेश्चन डाला हुआ है इन्होंने। 450 1 से 5 ATM और वेंडिनियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, वेंडिनियम 5 जी ऑक्साइड। बेटा ठीक है। सर प्रेशर क्या होगा? 1 to 5 बेटा, 1 to 5 ATM। ओके। अच्छा बेटा इस पर आ जाएंगे। पेट्रोल एंड डीजल आर बोथ यूज्ड इन द इंटरनल कंबशन इंजन। पेट्रोल में भी रिगार्डेड एज हैविंग द फार्मूला C9H20। ये C9H20 क्या है? एल्केन है, एल्कीन है? अल्केन। एल्केन। NC14H30। तो ये कह रहा है कौन से हाइड्रोकार्बन से है? ये तो आपको तो पता चल गया एल्केन से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि कार्बन के मुकाबले में हाइड्रोजन डबल है और +2 हो रहा है। कंप्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल जी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाएगी। हाँ बेटा 9 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा पहले हाइड्रोजन्स को बैलेंस कर लिया करें, 10 मोल्स ऑफ वाटर, और उसके बाद सबसे आखिर में बेटा ऑक्सीजन की बारी आती है बैलेंसिंग के लिए। तो 10 और 9 2 जा 18, 18 और 10 28। बेटा किससे मल्टीप्लाई करें? 9 लगा देंगे 9 से। क्यों भाई? सर 18 28 है सर, 14 हो जाएगा सर 14 लगेगा। ठीक है बेटा। अब बेटा देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो बच्चे गलत करते हैं, ये जरा गौर से देखिएगा। When petrol or diesel fuel are used in internal combustion engine, several different products of incomplete combustion of the fuel may be formed. Name 2 of these products that do not contain hydrogen. जी बेटा। कार्बन सर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। बेटा मेरा क्वेश्चन फिर गौर से पढ़ें और सही आंसर दें, गलत नहीं दें। सर कार्बन डाइऑक्साइड होगा और बेटा कार्बन क्वेश्चन होगा। पढ़ लें। अच्छा। पेट्रोल और डीजल को उसने बर्न किया है। पेट्रोल का फॉर्मूला ये आपके सामने है। तो अब जरा एयर को आप जहन से निकाल दें, वो पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। एक तो आप लोग ठीक बता रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा कार्बन सर। कार्बन होगा भाई। तो जो बच्चे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कह रहे हैं वो जरा देखें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बिल्कुल बनता है, लेकिन वो कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल की इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है, उससे कौन से आपके पास ऐसे प्रोडक्ट बनेंगे जिनके पास हाइड्रोजन नहीं है? तो बेटा इसमें आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन है। कह रहे हैं इसमें से कोई एक चूज करें और उसके बेटा फिर आप बताएं कि उसके हैजर्ड्स क्या हैं। अच्छा कार्बन अगर लेते हैं कार्बन, तो इसका क्या बेटा हैजर्ड होगा? कार्बन का क्या करता है जी कार्बन, अगर आप इसको इनहेल कर लें? बेटा अगर ना आ रहा हो ना, मेरी बात सुने, अगर ना आ रहा हो ना एग्जाम में, तो जब बिल्कुल ज़हन में ना आए तो आखिर में आप रिस्पिरेटरी सिस्टम ही लिखा करें, ठीक है? कार्बन तो करता ही इसको है, कार्बन डैमेजेस दी रिस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन अदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम को। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम सिलेक्ट करते तो उसने क्या करना था बेटा? ग्लोबल वार्मिंग भी लिख सकते हैं, डैमेजेस रेस्पिरेटरी। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड नॉट डाइऑक्साइड। सर हीमोग्लोबिन को डैमेज करता है। यस बेटा, इसने हीमोग्लोबिन को डैमेज करना था। अब बेटा कह रहे हैं आगे, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इन वन। बेटा एक बैलेंस इक्वेशन लिखें जिसमें एक प्रोडक्ट ये जो है ना लाजमी बन रहा हो, या कार्बन मोनोऑक्साइड C9H20 की। क्या बना दें? कार्बन बना दें बेटा, ये लें 9 कार्बन बना दें और बाकी सर इस क्वेश्चन में डीजल फ्यूल लिखा है, तो डीजल फ्यूल का क्या फॉर्मूला होगा यहाँ? बेटा उसने नहीं बताया डीजल का, हमें सिर्फ डीजल का बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ? बताया हुआ है, ऊपर लिखा है सर। सर डीजल फ्यूल लिखा हुआ है सर। डीजल का लिखा हुआ है, ठीक है भाई, तो आप डीजल का कर लेंगे। डीजल फ्यूल, डीजल है जी C14H30। क्या बनेगा जी? आपने इनमें से कोई एक लाजमी बनाना है। हम कार्बन बना देते हैं, 14 कार्बन बनाएं। कार्बन और वाटर का।
आप बस आप आसानी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को इग्नोर कर दिया करें, सिर्फ कार्बन बना दें। 14 कार्बन और बेटा 30 हाइड्रोजन हैं, तो 15 H2O, और आखिर में ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें बेटा 15/2। ठीक है, उसने देखिए काफी ऑप्शन दिए हुए, जरा चेक करें उसके ऑप्शन बेटा। उसने बेटा यहां पर 28 कार्बन बनाए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया हुआ है। ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इनकम्प्लीट में बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, चेक करें जरा। बनाया हुआ है, तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। सर अब जरूरी तो ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है बेटा, आपके पास पॉसिबिलिटी है। आप सिर्फ कार्बन भी बना सकते हैं अपनी इनकम्प्लीट उसके अंदर, सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड को भी शो कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी शो कर सकते हैं। ठीक है, हमने बेटा 1 मोल के लिए किया था ना, तो हमारा 14 बना। उसने 2 मोल के लिए किया तो उसने 28 कर दिया। ठीक। अच्छा बेटा, अब आगे चलते हैं बेटा आइसोमर्स के ऊपर। अब हमारा मेन टॉपिक बेटा स्टार्ट हुआ है आइसोमर्स। ठीक है बेटा, आइसोमर्स रिपीट करवाऊं या डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, मुझे बताएंगे। तो क्वेश्चंस पे आ जाइए। आइसोमर्स का मैं थोड़ा सा पहले आपको दे दूं बेटा ब्रीफ सा एक। सर स्टीरियो आइसोमर्स से पहले करेंगे एक सर, कभी कभार वो कायरल कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन रखता है, कभी साइड पे और लाइंस में चेंज करता है, वो समझ नहीं आता इतना। ठीक है बेटा, अब हमारा जो है ना मेन टॉपिक अभी है, ये जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, ये सारा ओ लेवल्स में आप पढ़ के आए। जो आप कह रहे हो ना वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप टुवर्ड्स आप यानी कि टुवर्ड्स आपके यानी हाइड्रोजन आ रहा है या कोई OH ग्रुप आ रहा है, बस वो डिपेंड करता है आपने वो शेप क्या बनाई हुई है। सर उसने तो सर ऑप्शन तो एक ही दी होती है मार्क्स की में। नहीं बेटा, आपके पास ऑप्शन, आप जिस तरह मर्जी उसको ड्रॉ करें। मेरा यानी कि अगर आप अवे फ्रॉम यू, अगर चाहे हाइड्रोजन जा रहा है या कोई अल्काइल ग्रुप जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस डिपेंड करता है कि आपने वो सही शेप बनाई हुई है। जी बेटा। अच्छा बेटा, पहली चीज आपको इन दोनों की अलग-अलग डेफिनेशन आनी चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन और स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन। तो यहां पर बेटा ये होगा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन बेटा स्टीरियो आइसोमर के अंदर आप देखेंगे सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। बेटा आपको एक और चीज बताऊं, ये जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, सिस ट्रांस या ऑप्टिकल, इनके नेमिंग एक जैसी होती है। क्या इनके नेमिंग में फर्क होता है बेटा? जो आप सिस ट्रांस बनाते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर, इनकी अरेंजमेंट तो एक जैसी होती है ना, इसलिए इनके नाम भी एक जैसे होंगे। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमर में देखेंगे, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, इसमें आप जब आप स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाते हैं तो आपकी नेमिंग चेंज हो जाती है, जबकि स्टीरियो आइसोमर बनाने से आपकी नेमिंग चेंज नहीं होती। ये भी आप देख लीजिएगा बेटा एग्जांपल से। स्ट्रक्चरल आइसोमर की बेटा आगे फर्दर 3 टाइप्स देख लें। चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर और बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। बेटा इसमें मैं अगर आपको स्टार्ट करवा दूं चेन से, और स्टीरियो की बेटा पहले टाइप्स कर लेते हैं। स्टीरियो की 2 टाइप्स हैं बेटा, सिस ट्रांस और ऑप्टिकल। सिस ट्रांस का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिकल। और बेटा दूसरी जो उसकी टाइप है ऑप्टिकल। जल्दी से इसको खत्म करके फिर हम पास पेपर पर आते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। बेटा चेन आइसोमर में आप बेसिकली कार्बन चेन को चेंज करते हैं। मैं हाइड्रोजन ड्रॉ नहीं करूंगा बेटा, ठीक है, टाइम हमारे पास कम है। ऐसे जी बेटा, क्या इनके नाम एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे दोनों? नहीं सर, डिफरेंट होंगे। नाम डिफरेंट होंगे सर। लेकिन आपको मैं कह रहा हूं जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं ना, उसमें नाम सेम होते हैं। ये बात अभी आप देखिएगा। बेटा पोजिशनल आइसोमर में क्या होता है, देखें पोजिशनल आइसोमर, ये जी आपका OH, इसका नाम है पेंटेन 1 ओल, इसका नाम है बेटा पेंटेन 3 ओल। तो नाम सेम है डिफरेंट है?
डिफरेंट है। Different है सर। इसमें आपने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज की है बेटा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करेंगे तो पोजिशनल आइसोमर। इसमें आप एल्कीन भी ले सकते हैं भाई। सपोज ये आपका डबल बॉन्ड इधर था और आप इस डबल बॉन्ड को उठाकर इधर ले गए, तो ये पेंट 1 इन पेंट 2 इन। पोजिशनल आइसोमर में आप बेटा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज करते जाएं। फॉर एग्जांपल ये मैं ले लेता हूं आपके सामने एस्टर, क्योंकि एस्टर वो काफी दफा पूछता है बेटा। ये जो आपका है ना बेटा फंक्शनल ग्रुप, इसकी पोजीशन चेंज करनी है, इसको एक स्टेप आगे ले जाए। ये देखिए बेटा हम एक स्टेप आगे ले गए। पहले इससे पहले सिर्फ एक CH3 था, अब पीछे दो कार्बन आ गए। तो पोजिशनल आइसोमर के अंदर आप फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को मूव करेंगे कार्बन चेन के ऊपर, ठीक है, जिससे नाम चेंज हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप आइसोमर बनाने के बाद उनकी नेम्स देखा करें। सेम नेम तो नहीं बन रहे, अगर सेम नेम बन रहे हैं तो इसका मतलब है आपने आइसोमर नहीं बनाया। और बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ये है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल जी मैं आपको बताता हूं, एल्डिहाइड और कीटोन्स। जी बेटा ये बेटा मैंने एक कीटोन बनाया और एक एल्डिहाइड बनाया। देखिए ये एक कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। जरा इनमें कार्बन काउंट कर लें, सब में कितने हैं, C4। हाइड्रोजन काउंट कर लें 5 6 7 8, यहां भी काउंट कर लें 3 2 5 6 7 8, और बेटा ऑक्सीजन एक है। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना लेती हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो बेटा ये तीनों जो टाइप है ना, ये टाइप है स्ट्रक्चरल की। अब मैं स्टीरियो पर आ जाता हूं जल्दी से, सिस ट्रांस और ऑप्टिकल, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा जी, स्टीरियो आइसोमर के अंदर बट इसको गौर से समझना है, ये बहुत ज्यादा पूछता है जी एग्जाम में। हम पहले सिस ट्रांस पर आते हैं। बेटा मैंने आपको निशानी बताई थी कि कौन से मॉलिक्यूल सिस ट्रांस आइसोमर शो करते हैं। अच्छा एक मिनट बेटा, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट एटम्स। बेटा पहले यहां पर ये क्लासिफिकेशन समझ लें, फिर ज्यादा आसान हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन्स को हम दो ग्रुप में यहां इसका डिवाइड करते हैं, एलिफेटिक एंड साइक्लिक। कोई बच्चा इनमें फर्क बता सकता है, एलिफेटिक और साइक्लिक में क्या फर्क है? सर एलिफेटिक ओपन चेन होते हैं, साइक्लिक क्लोज चेन होते हैं। एलिफेटिक का मतलब है ओपन चेन, मतलब जी जो आप बेटा जितने भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, CH3 CH2 CH2 CH3, जिसमें एक कार्बन का हेड और कार्बन की टेल, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप इसमें ज्वाइन ना हो रहे हो, इनको बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिफेटिक। ये एलिफेटिक का नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, ना ही ओपन चेन का, लेकिन यहां पर मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। साइक्लिक का बेटा मतलब ये है कि अगर यही चारों कार्बन आप इसमें ऐसे मिल जाएं तो ये है जी आपके पास साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि कौन से कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमर शो करेंगे, मैं बेटा एलिफेटिक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात करने जा रहा हूं इसकी। सर ये एलिफेटिक और साइक्लिक अगर एक ही कंपाउंड के हो तो उनके फिर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स तो डिफरेंट है सर, है ना? एक कंपाउंड में बेटा होते हैं, अक्सर होते हैं, लेकिन उनकी नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स फिर भी डिफरेंट होंगे। जाहिर बात है बेटा। ठीक है सर। तो those alkenes नहीं बल्कि those hydrocarbons, बेटा मैं ये लिखने जा रहा हूं कि कौन से कंपाउंड सिस ट्रांस शो करेंगे। those hydrocarbons which has carbon carbon double bond, ठीक है बेटा। तो एक तो मैंने बताया कि वो कंपाउंड आपको सिस ट्रांस देंगे जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और दूसरी कंडीशन भी साथ ही पूरी होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तब सिस ट्रांस आइसोमर बनेगा। डबल बॉन्डेड कार्बन हैज
2 different groups, तब बेटा आपका सिस ट्रांस फॉलो होगा। देखें अब कैसे। ये जो मैंने कंपाउंड आपके सामने बनाया है, इस कंपाउंड में देखें डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, और जो बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन है ये वाला बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 ग्रुप्स डिफरेंट भी हैं, एक H है और एक Cl। सेम यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर ये 2 कंडीशंस पूरी होंगी तो आपका कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। ठीक है, अब बेटा एक और बात भी सुन लें कि ये कंपाउंड क्यों सिस ट्रांस शो नहीं करते। सर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। उसकी रीजन बेटा मैं आपको बताता हूं। पहले रीजन एक समझ लें बेटा। जब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर ना ये जो एटम्स होते हैं ये वाइब्रेट भी कर रहे होते हैं, साथ साथ रोटेट भी कर रहे होते हैं। वाइब्रेट भी कर रहे हैं, रोटेट भी कर रहे हैं। रोटेट करने का क्या मतलब है बेटा? रोटेट करने का ये मतलब है कि अभी आपको क्लोरीन यहां नीचे नजर आ रहा है ना, थोड़ी ही देर के बाद आपको क्लोरीन ये ऊपर नजर आएगा। ये रोटेट कर रहा है अराउंड द कार्बन, फिर आपको क्लोरीन नीचे नजर आएगा, फिर क्लोरीन ऊपर नजर आएगा। इसी तरीके से बेटा यहां पर भी हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ भी ऐसे हो रहा है कि ये एटम्स कार्बन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं बेटा। जबकि पाई बॉन्ड की वजह से क्या यहां पर इन हाइड्रोजन, क्या पाई बॉन्ड की वजह से बेटा इस कार्बन का रोटेट करना, पहले इस कार्बन की अगर आप रोटेशन देखें कि इस कार्बन का रोटेट करना पॉसिबल है इस पाई बॉन्ड की वजह से? नहीं सर, क्योंकि पाई बॉन्ड ने क्या कर दिया बेटा, रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। अगर एक क्लोरीन कार्बन के नीचे है तो वो नीचे ही रहेगा, वो ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि कार्बन यहां पर रोटेट नहीं कर रहा। जबकि सिंगल बॉन्डेड जो एल्केन्स होते हैं उसमें यह होता है कि कार्बन रोटेट कर रहा होता है फ्रीली। मैं आपको इसकी एग्जांपल बेटा ये देता हूं कि आपके पास ना 2 रजिस्टर्स हैं या 2 पेजेस ले लें। मतलब जिस रोटेशन की बात कर रहे थे वो दरअसल कार्बन एटम की रोटेशन की वजह से तमाम एटम्स रोटेट कर रहे होते हैं इंक्लूडिंग कार्बन। मैं भी आपको इस एग्जांपल से समझा देता हूं। ये देखो जरा बेटा, ये 2 पेज हैं आपके पास और इन दोनों पेजेस के दरमियान में आपने ये बेटा एक कॉमन पिन इसके दरमियान में डाली है या नेल। क्या आप इन पेजेस को बेटा इस पिन के अराउंड इस तरह रोटेट करवा सकते हो? यस सर, करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं कि इन 2 पेजेस के ऊपर एक पिन बेटा इधर लगाऊं और एक पिन इधर लगाऊं, तो अब मैं क्या इन पेजेस को ऐसे रोटेट करवा सकता हूं? नहीं सर, नहीं करवा सकता। डबल बॉन्ड की वजह से जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ये आपने जी बेटा सर आपने बोला डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन रोटेट नहीं कर पाता और ना ही क्लोरीन कर पाता है, लेकिन अगर क्लोरीन रोटेट नहीं कर पाता तो फिर सिस ट्रांस कैसे बनता है? अगर 50% होते हैं। अगर कार्बन, मैं भी आपको बताता हूँ बेटा, अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट। अगर कार्बन रोटेट नहीं कर रहा तो बेटा क्लोरीन भी नीचे ही रहेगा ना, ये भी मूव नहीं करेगा ना। फिर क्या कहते हो जुहैब, या करेगा? मुझे नहीं लगता। नहीं, ये नहीं करेगा बेटा। अगर कार्बन आपका फिक्स है ना, कार्बन अगर यहीं पर है तो ये क्लोरीन फिर ऊपर नहीं जा सकता ना, क्योंकि कार्बन रोटेट ही नहीं कर रहा, ये यहाँ लॉक हुआ हुआ है। ओके, जबकि यहां पर बेटा ये कार्बन क्या कर रहा है, ये रोटेट कर सकता है। लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ फिर अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, थोड़ा वेट कर लो, आ रहा हूं उस पर। ओके, अब बेटा देखें कि आपके पास सिस ट्रांस कैसे बनता है। आप जब भी कोई रिएक्शन करते हैं बेटा, कोई रिएक्शन आप करते हैं, सपोज मैंने रिएक्शन किया इसका, या रिएक्शन के अलावा मैं अगर आपको मैं ये कहूं कि मैं इस कंपाउंड को हीट करता हूं बेटा, अगर मैं इस कंपाउंड को हीट करूं तो इसमें कौन सा बॉन्ड बेटा पहले ब्रेक होगा, पाई या सिग्मा? पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा। जो ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो जरा देखें, जो ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या ये
इस तरह हो जाएगा बेटा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने से। आप मुसलसल हीट कर रहे हैं, अभी हीटिंग कर रहे हैं आप, तो क्या बेटा ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऐसे नहीं हो जाएगा? यस सर, क्या इसमें रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी या नहीं होगी? अभी होगी। स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आप हीट देना बेटा बंद कर देते हैं, हीट देना आप रोक देते हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास कि एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे हो जाए? और ये पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों क्लोरीन नीचे हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है बेटा? यस सर हैं। अगर आप हीट देना बंद करते हैं तो फौरन पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा ना। तो पाई बॉन्ड बनेगा तो मे बी एक क्लोरीन ऊपर हो और एक क्लोरीन नीचे हो, और मे बी दोनों क्लोरीन नीचे साइड पर हो, तो इसलिए सिस ट्रांस बेटा इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा दूसरे आइसोमर के ऊपर। पहले इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सिस ट्रांस CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बेटा आपसे कहते हैं जी इसका सिस ट्रांस बनाएं और स्केलेटल में बनाएं, तो देखिए कैसे बनाएंगे, सुने। पहले तो आप देखेंगे जी डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। फिर आप देखेंगे कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, H और मिथाइल लगा हुआ है, यहां H और प्रोपाइल लगा हुआ है। तो स्केलेटल बनाने से पहले आप कोशिश करें इसका बेटा इस तरीके से बना लें, दोनों हाइड्रोजन्स को नीचे ले जाएं और अल्काइल ग्रुप्स को ऊपर ले जाएं। ये क्या है बेटा? सिस, क्योंकि सेम ग्रुप्स सेम साइड पर आ रहे हैं। ट्रांस कैसे बनेगा बेटा? ट्रांस बनाने के लिए मैंने क्या किया, आप इसको हीट करें ना बेटा, हीट करें, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, कार्बन रोटेट करना शुरू कर देगा। जो ही हीटिंग बंद करेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी है बेटा, वो भी लाजमी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि मे बी कार्बन जब रोटेट कर रहा था मिथाइल नीचे हो और हाइड्रोजन ऊपर हो, और आपने हीट देना बंद कर दिया, फौरन पाई बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, तो मिथाइल में भी उस टाइम नीचे हो। अब बेटा आपने इसका अगर स्केलेटल बनाना है तो जरा देखिएगा स्केलेटल कैसे बनेगा जी। ये गौर से देखना है भाई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है जी, ये देखें इधर, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक मिथाइल ऊपर ये लगा दिया, ये एक CH2 बेटा और ये एक CH3, ये CH3 बेटा, ये CH2, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये आपके पास सिस आइसोमर है। ट्रांस कैसे बनाएंगे देखें, यहां से स्टार्ट किया करें। ये है जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक कार्बन नीचे है ये लगा दिया, और बेटा दो कार्बन ऊपर आ रहे हैं, यहां से एक CH2 और CH3। ये देखें जी CH3 CH2, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ग्रुप सेम साइड पर आ रहे हैं, दिस इज सिस, दोनों अल्काइल ग्रुप्स। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट साइड पर आ रहे हैं अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो ये क्या होगा बेटा? ट्रांस होगा। ठीक है भाई जी। बेटा सिस ट्रांस का मुझे बताएं। अच्छा मैं आपको एक और चीज भी बता दूं बेटा, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन सम टाइम वो पता नहीं क्यों एक ना एक या दो MCQ डाल देता है उससे रिलेटेड, वो भी जरा बेटा सुन लें। हमने बेटा क्या पढ़ा है कि जो सिस ट्रांस आइसोमर हैं इनके लिए कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है बेटा? सिस ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए क्या कंडीशन है, क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स होने चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की रीजन ये है कि बेटा ये रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, तभी आपके पास सिस और ट्रांस बनेंगे कि जो मिथाइल ऊपर है वो ऊपर ही रह जाएगा और जो मिथाइल नीचे है वो नीचे ही रहेगा, वो फिर जगह नहीं चेंज कर सकेगा। एल्केन में क्यों एल्केन में आप सिस ट्रांस नहीं बनाते? क्योंकि उसमें बेटा कॉन्टिन्यूसली रोटेशन हो रही होती है, इसलिए उसमें सिस ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहां तो देखो ना, जो अल्काइल ग्रुप ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, और जो अब अल्काइल ग्रुप एक ऊपर है और एक नीचे है, ये नीचे ही रहेगा, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ने इनकी पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया बेटा, इनकी रोटेशन को कम कर दिया। अब बेटा एक बात अब याद रखिएगा, मैंने आपको यहां पर ना हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन बताई थी। हाइड्रोकार्बन दो टाइप्स के, एलिफेटिक ओपन चेन और क्लोज चेन, इसको क्लोज चेन भी बेटा बोल सकते हैं। ये जो मैंने कंडीशन आपको बताई है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप, ये ओपन चेन के लिए थी, क्लोज चेन के लिए थी? ओपन चेन।
ओपन चेन के लिए थी। बेटा याद रखिएगा क्लोज चेन भी आइसोमर बनाता है सिस ट्रांस। मैंने आपको बताया ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन सम टाइम वो एक दो एमसीक्यू यहां से उठाकर दे देता है, पता नहीं हर साल नहीं, लेकिन 3-4 पेपर्स के बाद आप देखेंगे यहां से कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाता है। तो क्लोज का भी एक दफा देख लें कि जो क्लोज चेन साइक्लोएल्केन है ना बेटा, उनके लिए कंडीशंस कोई और है, ये कंडीशंस नहीं है। ये जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं बेटा, ये किन हाइड्रोकार्बन्स के लिए है? ओपन चेन के लिए, क्लोज चेन के लिए? ओपन चेन के लिए सर। ओपन चेन के लिए बेटा, ये ओपन चेन के लिए हेड और टेल आपस में ज्वाइन ना हो रहे। अब जरा क्लोज चेन की भी एक सुन ले, एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। ये बेटा मेरे पास साइक्लोप्रोपेन है जी, दिस इज साइक्लोप्रोपेन। हाँ सर, ये सवाल मैंने ग्रुप में ही भेजा था। अब बेटा देखें, ये साइक्लो जो प्रोपेन है आपके पास, याद रखिए जो साइक्लिक बेटा कंपाउंड होते हैं ना, इनमें रोटेशन नहीं होती भाई। जो ओपन चेन होती है ना, उनमें रोटेशन हो रही होती है, यहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। या मुझे जरा बताएं ना, यहां पर कार्बन की रोटेशन पॉसिबल है? वैसे खुद सोच के बताएं, रिंग के अंदर। जी बेटा नहीं सर, यहां पर रोटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से बेटा यहां पर आपका अगर अब साइक्लिक के अंदर बस आप पोजीशन देखा करें, एक क्लोरीन इसने ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, आपके ख्याल में ये क्या होना चाहिए, सिस या ट्रांस? ट्रांस। ट्रांस बेटा, क्योंकि दोनों क्लोरीन ऑपोजिट साइड पर हैं, या हाइड्रोजन्स को देख लें, दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पर हैं। इसी का मैं अगर सिस बनाना चाहता हूं, दोनों क्लोरीन ऊपर, मैं दोनों क्लोरीन नीचे लगा देता हूं या दोनों ऊपर लगा देता हूं, तो ये बेटा आपके पास क्या बन गया, सिस। तो अब आप एक बात फिर सुन लें, ये जो दो कंडीशंस आप पढ़ते हैं कि डबल बॉन्ड का होना लाजमी है और डबल बॉन्डेड के साथ दो डिफरेंट ग्रुप का होना लाजमी है, ये कंडीशन किन हाइड्रोकार्बन के लिए है? ओपन चेन के लिए है। क्लोज चेन के लिए बेटा डबल बॉन्ड का होना लाजमी नहीं है। साइक्लिक कंपाउंड के अंदर इस तरह भी आपको सिस ट्रांस आना चाहिए, ठीक है? वो समटाइम पूछ लेता है कि अगर दोनों क्लोरीन कार्बन के नीचे हैं तो सिस, और एक क्लोरीन कार्बन के ऊपर और एक नीचे तो ये ट्रांस, ठीक है? इससे रिलेटेड अभी हम एक क्वेश्चन भी बेटा करेंगे, मैंने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन पहले बेटा ऑप्टिकल आइसोमर भी एक दफा कर लें। मुझे ये बताएं, ये क्लियर है बेटा सिस ट्रांस, ताकि हम ऑप्टिकल पर आए? यस सर, क्लियर है। ऑप्टिकल में ना मैं आपको पहले एक बेटा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि ऑप्टिकल आइसोमर बनते कैसे हैं, उसके बाद आपको ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि हाउ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। बेटा आप लोगों ने एक ये मैकेनिज्म पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि कार्बोनाइल के अंदर हम रिएक्शन करवाते थे CN का, याद है किसी को? जी सर। बेटा कार्बोनाइल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती थी, कार्बोनाइल के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मुझे ये बताएं, ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, सपोज को ऐसे चले कर लेते हैं बेटा, ये इस एरिया को देख के बताएं, क्या ये प्लेनर है या नहीं? सर प्लेनर है। प्लेनर इसलिए है क्योंकि आपको हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ा चुका हूं, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, या आप वेस्पर थ्योरी से हेल्प ले लें, एंगल इज 120, एंगल इज 120 एंड एंगल इज 120। तो 120 जब एंगल होता है तो वो प्लेनर होता है, तो ये बेटा प्लेनर है। तो नॉन प्लेनर वही होता है जिसका एंगल 120 से ज्यादा होता है ना? जी बेटा बिल्कुल नहीं, 120 से कम होगा बेटा, ज्यादा नहीं, कम। इसमें रोटेट हो सकता है सर? जी बेटा हाँ इसमें सर, रोटेट कम हो होगा। सकता है? बेटा यहां पर जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहां तो रोटेशन होगी, सिंगल बॉन्ड वाले एटम्स हमेशा रोटेट करते हैं। अब बेटा मैं यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि CN ने इस कार्बन तक अप्रोच करना है, CN ने बेटा इस कार्बन तक अप्रोच करना है। वैसे तो मैंने ये आपको इस तरीके से एक दफा बताया था, ऐसे C2H5। बेटा CN ने अप्रोच करना है इस कार्बन पर, तो ऊपर से भी अप्रोच कर सकता है और नीचे से भी अप्रोच कर सकता है ना बेटा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है या नहीं? यस सर। जी सर। यस सर।
इसी तरीके से यहां पर बेटा एज्यूम कर लें कि CN ने इस कार्बन पर अप्रोच करना है, क्या यहां से अटैक कर सकता है? बोथ स्पेस है, 120 एंगल है, बड़ा वाइड एंगल है। जी सर। अगर ये यहां से अप्रोच करे और बेटा ये इधर आ जाए, तो आप देखिए ये चीज बनेगी आपके पास। मैं चलें इसको 3D में बना लेता हूं। अच्छा बेटा, अगर बेटा CN यहां से अप्रोच ना करे, यहां से अप्रोच करे, यहां से भी तो कर सकता है ना बेटा, बैक साइड से भी उतनी ही जगह है, कर सकता है या नहीं कर सकता? जी सर, कर सकते हैं। कर सकते हैं। यस सर। तो अब बेटा आपके पास अगर बैक साइड से करेगा, सर उसको रिपल्शन फेस नहीं होगी? क्यों भाई? सर उसे सर वो नीचे से नहीं आना चाहिए, सर वो क्योंकि इस तरफ स्लाइटली नेगेटिव है ना ऑक्सीजन, जो partially सर negative जो oxygen ऊपर जाएगा तो स्लाइटली बेटा नेगेटिव देखिए मेरी बात रिपेल नहीं सुने, होगा। मेरी बात सुने, आप इस पेज के ऊपर सोच रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर इस तरह है जी कार्बोनाइल, ठीक है जी, ये कार्बोनाइल है ऐसे। तो CN नेगेटिव आपने जब डाला है तो CN नेगेटिव इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है बेटा। ये तो मैंने यहां से एरो ऐसे शो कर दिया ना। CN नेगेटिव तो दोनों साइड से आ सकता है, फ्रॉम लेफ्ट या राइट या फ्रॉम अबव या बॉटम। सर वो आपने जी जो सर। ऑप्टिकल आइसोमर का कोई सवाल भेजा था, तो उसमें आप कह रहे थे कि 50% ये राइट साइड पे लाइट डिफ्लेक्ट करता है, लेफ्ट साइड पे, वो वाली बात बता रहा हूं बेटा, अभी एक मिनट बेटा, एक मिनट। अब बेटा मुझे ये बताएं, अगर CN इस साइड से अटैक करता है तो ये CN लग गया। अगर CN बेटा यहां से अटैक करता है, चलो मैं इसको इधर लगा देता हूं जी, इब्राहिम यहां इधर, अगर यहां से अटैक करता है भाई तो CN इधर आएगा। तो क्या बेटा ये एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे? जी सर, बन रहे हैं। तो आपको पहले ये समझना है कि मिरर इमेज बनते क्यों हैं। बेटा इसलिए बनते हैं कि जब आपके न्यूक्लियोफाइल के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रोफाइल तक अप्रोच करने की, कि वो टॉप से भी वो बॉटम से भी अप्रोच कर जाए, तो फिर बेटा आपके पास 50% ये बन जाता है, 50% ये बन जाता है, क्योंकि इक्वल प्रोबेबिलिटी है कार्बन के ऊपर अटैक करने की। तो बेटा इसलिए आपके पास, अच्छा ये अब ऑप्टिकल आइसोमर कौन से कंपाउंड देते हैं बेटा, वो आपको बता है कि जिसमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन इज अ कार्बन विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप जिसके साथ होंगे वो कायरल कार्बन होगा, और वो बेटा मिरर इमेज बनाता है। और मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बेटा ये भी आपको बताया था कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, कि आप अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर इसके ऊपर रखते हो बेटा, तो CN के नीचे मिथाइल आएगा और इस मिथाइल के नीचे CN आएगा, ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल। अच्छा अब बेटा ये बताएं कि आपने जब ये रिएक्शन किया तो 50-50% आपके पास ये बेटा बना है, 50-50%। सपोज करते हैं जी एक को मैं पॉजिटिव कह रहा हूं, एक को मैं नेगेटिव कह रहा हूं। क्यों? पॉजिटिव का मतलब है कि एक जो है ना प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करवा रहा है, और एक जो बेटा कंपाउंड है ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर रोटेट करवा रहा है। तो बेटा अगर ये 50-50% बने हैं तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा प्लेन पोलराइज लाइट पर? जीरो। तो इसलिए बेटा जब आपके पास 50-50% ऑप्टिकल आइसोमर बने, 50-50%, तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर बेटा ये होता है कि जिसमें आपके पास 50-50% बेटा क्या बनेगा? ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं बेटा तो रेसिमिक मिक्सचर ये होता है, मैं नीचे लिख देता हूं डेफिनेशन। ये हर बार 50% जी बेटा अभी देखिए मेरी बात सुने कि अगर आप रिएक्शन करवाएंगे ना इसका कार्बोनाइल का इसके साथ, तो क्या इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है, चांस नहीं है इस CN के पास कि फ्रंट से भी अटैक करे और बैक साइड से भी अटैक करे? क्या इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं है? है सर। बेटा इसलिए आपके पास 50% ये बनता है, 50% ये बनता है। तो इसको बोलते हैं बेटा, ये एग्जाम में रेसिमिक मिक्सचर नहीं पूछता, सिर्फ ये एग्जाम में पूछता है कि ये बताएं आपके पास ये दो आइसोमर 50-50% बनते क्यों हैं। तो आप
बताएंगे कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो इक्वल चांस होता है उसके पास बेटा अटैक करने के लिए। लेकिन चलें इसको लिख लें, इस रेसिमिक मिक्सचर को बेटा लिख लें कि रेसिमिक मिक्सचर की नीचे से अटैक करने का चांस नहीं होता बेटा। ये मैंने इसी डायग्राम को ना, असल में तो ये होता है, असल में तो बेटा ऐसे होता है, ऊपर से और नीचे से, तो मैंने इसी को इस एंगल में चेंज कर दिया। इस मॉलिक्यूल को बेटा वर्टिकल पोजीशन पर लाकर मैंने आपको आसानी के लिए फ्रंट और बैक का बता दिया। अच्छा सर, इसी मॉलिक्यूल को मैंने वर्टिकल पोजीशन पर लेकर आया हूं ना। सर उसका आंसर क्या लिखने थे? न्यूक्लियोफाइल हैज कितने चांसेस टू अटैक? एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, पहले ये इसकी डेफिनेशन लिख लो कि रेसिमिक मिक्सचर इज अ 50-50 मिक्सचर ऑफ टू ऑप्टिकल आइसोमर of a compound racemic mixture is optically inactive. Racemic mixture is optically inactive. बेटा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो ऑप्टिकल आइसोमर है इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर करती हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं या नहीं करती एक दूसरे से? नहीं करती सर। फिर कौन सी प्रॉपर्टीज है जिससे ये डिफरेंशिएट हो सकते हैं, बताएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल में से कौन सी बेटा? फिजिकल में से स्पेसिफाई करें कौन सी प्रॉपर्टी? ओनली ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बेटा। ऑप्टिकल लाइट के साथ जो डीलिंग है उससे ये एक दूसरे को डिफरेंशिएट करती हैं कि एक लाइट को राइट साइड पर रोटेट करवाता है, दूसरा प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पर बेटा रोटेट करवाता है। बाकी सर किसको रोटेट करवाता है बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को राइट साइड पर रोटेट करवाएगा और एक लेफ्ट साइड पर रोटेट करवाएगा। तो लाइट के साथ ये डिफरेंटली बिहेव करते हैं, बाकी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, केमिकल रिएक्टिविटी सब एक जैसी है। तो ये रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब यही है कि एक राइट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और एक लेफ्ट को। नहीं, अब इनएक्टिव का मतलब ये है कि हम इसको कहेंगे कि ये बेटा इनएक्टिव का मतलब ये है कि इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया ना। 50% जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड पर रोटेट करवाना चाह रहा था और 50% लेफ्ट साइड पर, तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं बेटा जो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करवा सकते हैं, वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। अब बेटा हम आ जाते हैं जी क्वेश्चंस के ऊपर। वो आपने क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन व्हाई 50% ऑफ ईच प्रोडक्ट इज फाउंड इन ऑप्टिकल आइसोमर। इसका आंसर बता दो। ये बेटा ये आंसर देख लो। चलिए ये यहीं से हम कर लेते हैं। चलो बेटा पहले हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं, आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। ये एक मैकेनिज्म है बेटा, मैकेनिज्म मैं जल्दी से कर देता हूं। वैसे हमने किया हुआ ये ऐसे है, CN के ऊपर लोन पेयर बनाएंगे जी, ये इधर और ये बेटा इधर, और कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव विद लोन पेयर, और ये बेटा H, ये बेटा आपका CN आ जाएगा, ये बेटा आपका CH2 CH3 आ गया है। फिर बेटा इसका रिएक्शन HCN के साथ आपने करवाना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा और साथ में CN नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा बेटा पहले तो आप इसको वो करें ना, अभी अब्दुल्ला यासीन ये क्वेश्चन आपका आ रहा है बेटा, आगे थोड़ा सा वेट करो। पहले जी आपने इसका टू स्टीरियो आइसोमर इन द कन्वेंशनल वे। कन्वेंशनल वे का मतलब होता है 3D में बनाने हैं, प्लेन लाइन यूज करनी है, डॉटेड लाइन यूज करनी है और वेज यूज करनी है। वेज का मतलब है कि ये एटम आपकी तरफ आ रहा है, डॉटेड का मतलब है कि ये एटम आपसे अवे जा रहा है, और प्लेन का मतलब है कि पेपर के ऊपर। और बेटा जब भी इस तरह का वो पूछे ना, मुझे बड़ी हैरानगी है बेटा कि मॉक के अंदर भी एक इस तरह का क्वेश्चन था, दरमियान में लाइन भी ड्रॉ की है फिर भी बच्चे सिस ट्रांस बना रहे हैं। भाई लाइन जब ड्रॉ कर दी तो ये तो अंडरस्टूड हो गया कि ये मिरर इमेज की बात हो रही है, ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करना है आपने। तो लाइन जब ड्रॉ कर दी है तो इट मींस कि आपने ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करना है। बेटा आप ऑप्टिकल आइसोमर देखें, ये OH, ये बेटा CN, दो प्लेन लाइन से शो किया करें, एक बेटा आप H को शो कर दें
और एक बेटा डॉटेड लाइन को आप शो कर दें इससे। सर अगर हम एच को ऊपर करते फर्क तो नहीं पड़ना कोई ना? फर्क नहीं है, आपने बेटा ये पहले भी पूछा है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप जिस मर्जी सिर्फ आप एटम्स को लेकिन अब एक दफा बना दिए तो अब बेटा उसी को फॉलो करेंगे। OH अब ऊपर ही रहेगा इसके मिरर इमेज में, ये H और ये बेटा CH2 CH3। अब बेटा आप जरा देखें क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन फिर वही पूछ रहा है, व्हाई अ मिक्सचर ऑफ टू स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म्ड। बेटा बताएं, जब ये CN ने अटैक किया तो ये दो चीजें क्यों बनी है भाई? यहां तो उसने शो नहीं किया लेकिन असल में ये दो बनती हैं। क्यों दो बनती हैं बेटा? अभी आपको मैंने रीजन बताई है, फिर देखें। CN के पास बेटा यहां से भी अटैक करने के चांस है, CN के पास बेटा यहां से भी अटैक करने के चांस है। तो दो क्यों बनती है बेटा? उसकी रीजन देख लें, उसने काफी सारे रीजन दिए। CN अटैक फ्रॉम आइदर साइड above or below, या CN attack from two directions because carbonyl is a planar molecule। बस ये रीजन बतानी है भाई। सर इसके ऊपर वाले पार्ट में अगर कार्बन के ऊपर हम प्लेन लाइन बनाए, नीचे वेज लाइन और बाकी साइड्स पे डॉटेड बना दें तो फर्क तो नहीं पड़ता? क्या करें बेटा, क्या करें? सर सेकंड वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर ऐसे ही बनाए जैसे आपने बनाया, ऊपर प्लेन लाइन और नीचे वेज लाइन, लेकिन बाकी दोनों साइड्स पे डॉटेड लाइंस बना दें तो फर्क तो नहीं पड़ता? आपने बनाया था वैसे ही। नहीं बेटा, आपको मैंने कहा है आपकी मर्जी है टोटली कि आप जिस मर्जी को प्लेन के साथ रखें, लेकिन अपनी हैबिट ये बना लें, दो प्लेन इकट्ठी डाल दिया करें, आसानी इसी में, उसमें आप कोई पता नहीं मिस्टेक ना कर जाएं। ये आसान है कि आपने एक वेज बनाना है, एक डॉटेड बनाना है और दो प्लेन। आप इसके नंबर भी चेंज कर सकते हैं बेटा, आप दो वेज यूज कर सकते हैं, एक प्लेन यूज कर सकते हैं, एक डॉटेड, लेकिन बस ये तीन यूज करने, ये तीन यूज करने आपकी मर्जी है। चाहे जहां मर्जी पर आप प्लेन रख लें, इसको प्लेन कर दें, इसको वेज कर दें, ठीक है? अच्छा बेटा, आप क्वेश्चंस हम करते हैं जल्दी से। सबसे पहले एक मुश्किल क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, इस क्वेश्चन पर आएंगे बेटा। कंपाउंड X हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O2। अच्छा अब देखें, अगर हम देखें कि इसका स्ट्रक्चर उसने नहीं बताया, लेकिन नीचे हमें बेटा तीन टेस्ट बताए। ट्रीटमेंट ऑफ X विद सोडियम मेटल प्रोड्यूस अ कलरलेस फ्लेमेबल गैस। मुझे ये बताएं, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सोडियम मेटल से रिएक्शन कर सकते हैं बेटा? कौन से दो फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। जी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अब आपको देखने में तो फौरन लग रहा होगा यार ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, इसमें दो O आ रहे हैं, है ना? जी बेटा, ऐसे लग रहा है या नहीं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होना चाहिए? बट सर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम दोनों लिखेंगे। क्योंकि बेटा नहीं, डायोल ये भी तो हो सकता है, डायोल, वेल डन बेटा, डायोल भी तो हो सकता है। तो इसलिए अभी हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता चल गया कि X के साथ अगर सोडियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है और गैस निकल रही है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी बेटा और अल्कोहल दोनों सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है और बेटा ये अल्कोहल भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं। कह रहे देयर इज नो रिएक्शन व्हेन X इज ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर फिर तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि अल्कोहल है। जी बेटा, क्योंकि अल्कोहल कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं कर सकता, अल्कोहल बहुत ही वीक एसिड है। तो इसका मतलब अब ये भी हो गया है कि इस O2 के अंदर दो OH लगे हुए हैं, तभी O2 कह रहे हैं। ये डायोल है कोई, ये क्या है बेटा? डायोल, डायोल है। कह रहे X को जब आपने शेक किया विद ब्रोमीन तो ऑरेंज कलर डिसअपीयर हो गया। इससे क्या पता चला? कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड भी, एल्कीन भी। यस बेटा, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब है एल्कीन इज प्रेजेंट। अब बेटा इन तीन उसकी बेस पर C4H8O2 के अंदर अल्कोहल है और अल्कीन है। अब आपने क्या करना है जी, इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। जरा देखिए, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मॉलिक्यूल X का फॉर्मूला क्या है जी? C4H8O2 है ना भाई जी। अब बेटा वो ये कह रहा है, हमें ये पता चल गया कि इसमें डायोल है, मतलब ये अल्कोहल है, और हमें बेटा ये भी पता चल गया है कि इसके अंदर अल्कीन भी है।
वो कह रहे हैं कि अब आप इसका आइसोमर बनाएं, द कार्बन चेन इज अनब्रांच एंड मॉलिक्यूल इज नॉन साइक्लिक। ठीक है, बेटा अनब्रांच बनाना है और नॉन साइक्लिक बनाना है। और दूसरी क्या कंडीशन, ये तीनों कंडीशन जो आप आइसोमर बनाएंगे ना उसमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है कि जी नॉन साइक्लिक होना चाहिए और अनब्रांच, कार्बन में ब्रांच नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं नो ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू एनी कार्बन विच इज इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड। मतलब बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए, देखें इधर कि ऑक्सीजन एटम किसी ऐसे कार्बन से अटैच ना हो। नहीं ऐसे नहीं, वेट सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे बेटा कि बेटा ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू एनी कार्बन विच इज इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग। कह रहा है नो ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू एनी कार्बन विच इज इन्वॉल्व इन पाई बॉन्डिंग। तो ये हम यहीं पर बना रहने देते हैं ताकि आपको याद रहे कि इस तरह का आपने नहीं बनाना। तीसरा कह रहा है नो कार्बन एटम हैज मोर देन वन ऑक्सीजन एटम ज्वाइंट। ऐसे भी नहीं होना चाहिए बेटा एक ही कार्बन के साथ आपने दो OH लगाए हुए, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं 3 आइसोमर ड्रॉ करें। देखिए मुझे यहां से बड़ा हिंट मिल रहा है भाई, ये जो उसने पेयर 1 और पेयर 2 का है ना बेटा, तो ये पेयर 1 और पेयर 2 किसके होते हैं, स्ट्रक्चरल के होते हैं या स्टीरियो के होते हैं? स्टीरियो। और कार्बन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है एक तो सिस ट्रांस मैंने बनाना ही बनाना है। दूसरा देखें एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे चलते हैं, ये बना दिया। अब वो ये कह रहा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली हम OH लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, बताएं जरा। नहीं लगा सकते। इसका मतलब है इसके साथ हम एक और कार्बन लगाएं और फिर OH लगा दें, फिर मसला नहीं है ना? जी सर। हाँ बेटा अभी मैं ऐसा करता हूँ, मैं साइड पर बनाता हूँ क्योंकि उसने हमें डिस्प्ले का है तो हम थोड़ा हमें वर्किंग भी करनी है। या चले यहाँ छोटा करके थोड़ा सा बना लेते हैं ऐसे, इसके साथ OH लगा लेते हैं। इसी तरीके से बेटा यहां पर भी अगर हम ऐसे करें, देख लें जरा सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, जरा चेक करें। उसने 3 कंडीशंस कहा। उसने कहा है जी कि ब्रांच नहीं होनी चाहिए। देखें ब्रांच तो नहीं है ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये देखें 4 कार्बन की मेन चेन है, तो अनब्रांच भी है। अच्छा अनब्रांच के बाद ऑक्सीजन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच भी नहीं है। और तीसरा बेटा कोई ऐसा कार्बन भी नहीं है जिसके साथ मैंने 2 ऑक्सीजन एटम लगाए हो। तो इसका ट्रांस क्या होगा भाई? अब सर H को ऊपर ले जाएं, एक H को बेटा H को ऊपर ले जाएंगे बस। देखें डिस्प्ले में ये बात ज़हन में रहे कि तमाम बॉन्ड्स आपको डिस्प्ले करने हैं, अदरवाइज अक्सर बच्चे यहां पर क्या मिस्टेक करेंगे जी, अक्सर बच्चे यहां ऐसे करके आ जाएंगे OH, सॉरी एक कार्बन ज्यादा हो गया कि ऐसे करके आ जाएंगे जी अक्सर बच्चे। तो OH का बॉन्ड अगर शो ना किया तो गलत हो जाएगा भाई। तो ये बेटा एक बन गया। दूसरा पेयर क्या होगा बेटा, जरा दूसरा बताएं। अच्छा ये देखिए आपको एक चीज बताऊं, आपको मैंने बताया कि जो स्टीरियो आइसोमर होते हैं ना उनके नेम एक जैसे होते हैं। अगर आप इसको नाम भी देना बेटा तो उसका नाम क्या होगा, ब्यूट-2-ईन 1,4 डायोल। इतना मुश्किल नाम ऐसे आपसे पूछता नहीं है लेकिन मैं आपको यहां लिख देता हूं, ब्यूट-2-ईन। देखे ना बेटा ये 1 2 3 4 कार्बन 2 पर बॉन्ड आ रहा है ना, ब्यूट-2-ईन। एक OH 1 पर है, एक OH 4 पर है, तो 1,4 डायोल। इसका भी यही नाम होगा बेटा। तो ये बात याद रखिएगा, स्टीरियो आइसोमर्स के नाम एक जैसे होते हैं बेटा। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा बताएं? सिस ट्रांस तो हमने कर लिया, ऑप्टिकल आइसोमर होना चाहिए ना। यस सर। अब बेटा ऑप्टिकल आइसोमर के लिए भी ये सब कंडीशंस आपने फुलफिल करनी है। इसी को अगर आप देखें ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, तो इसमें कोई कायरल कार्बन है, जरा चेक करें बेटा। ऊपर वाले सिस ट्रांस में देखें कोई कायरल कार्बन दिख रहा है, ताकि हम उसी से स्टार्ट कर लें। नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है हमें ये सारी मेहनत अब फिर करनी पड़ेगी बेटा। अब बेटा आपने ये कार्बन हमने एक ड्रॉ कर दिया। चलिए स्ट्रक्चर हमें पता है इस तरह का है बेटा। एक तो हम लगा देते हैं जी हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन लगाते हैं। पहले बेटा हम बस 3D नहीं बनाते, सिंपल बनाते हैं। एक तो हाइड्रोजन हम लगाएंगे बेटा, एक के साथ हम क्या कर देते हैं,
ऑप्शन लगा लें, क्या निकाल दे बेटा? एक ऑप्शन लगा देना कार्बन के साथ। सर वैसे अगर हम ये कार्बन 1 जो है ऊपर वाले में, अगर इसको उठा चलिए के जी, हम ऑक्सीजन कार्बन लगा 4 दिया। पे लगा, सर एक मिनट बेटा, अल्कीन लगा दिया इधर। एक मिनट बेटा, पहले ये कर लो फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा जरा एक मिनट पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें ये सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं या नहीं। उसने कहा था जी कि ऑक्सीजन किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ नहीं होना चाहिए, तो बेटा नहीं है ना? नहीं है सर। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है ना, एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन नहीं होने चाहिए, एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन भी नहीं होने चाहिए बेटा। नहीं है सर। हाँ, अब बेटा आप में से कोई क्वेश्चन पूछा था, वो जल्दी से पूछे, क्या पूछ रहा था? सर मैं वही कह रहा था कि कार्बन 1 को उठा के कार्बन 4 पे लगा दूं तो सर मैं पूछी थी आपने कैसे बनाया है ऑप्टिकल आइसोमर? देखें यहाँ पर ये असल में हिट एंड ट्रायल, आप यहाँ से हेल्प ले बेटा ले सकती हैं। यहाँ से अगर आप हेल्प लेना तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। मैं आपको चले ऊपर से बताता हूँ बेटा कैसे बनाएंगे। अगर बेटा हमने कायरल बनाना है बेसिकली, ठीक है बेटा? जी सर। अगर बेटा मैं इस तरह करूं कि इनकी पोजीशन चेंज करूं, मुझे ये बताएं, इस CH2OH को इस H की जगह ले जाऊं। जी बेटा, इसकी पोजीशन को मैं इसके साथ स्विच कर दूं तो मुझे बताएं कायरल बन जाएगा या नहीं? जी सर बन जाएगा। तो बस उस तरीके से बना लिया। कैसे? ये कार्बन 4 जो है बेटा, ये जो ऊपर आपको कार्बन 4 नजर आ रहा है, इसको मैं बनाता हूं। ये कार्बन 4 था ऊपर, इसके साथ एक H लगा हुआ है बेटा, एक OH लगा हुआ है, और इस H की जगह मैं ये पूरा ग्रुप लगा रहा हूँ जी, CH2OH, और बेटा फिर यहाँ क्या लगा रहा हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेटा हेल्प मैंने ऊपर से ही ली है, ठीक है? जी सर ठीक है। मतलब ये तो कायरल नहीं हो सकता था ना बेटा। इसी कार्बन को मैंने कायरल बनाना था, तो इसके एक H की जगह मैंने ये बड़ा ग्रुप लगा दिया। अब बेटा मैं प्रॉपर बना के दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसका बेटा आपको यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर आपने कैसे बनाना होगा वो देखें। 3D में बनाना है बेटा। जब भी ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है आपने 3D में बनाना है। और उसने ऊपर से कहा हुआ है जी मजे की बात कि डिस्प्ले में बनाना है, तो इसमें काफी ज्यादा गुंजाइश है गलतियों की बेटा। ऐसे सर कितने मार्क्स का है ये वाला पार्ट? बेटा ये देखते हैं अभी, एक मिनट। 6 मार्क्स का बेटा। सर ये आपको H की तरफ वो ये नहीं कि वो शेडेड चीज नहीं बनानी चाहिए थी? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो हमारी तरफ आ रहा है भाई। भी तो मैंने एक एक बनाया है ना। आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी को अपनी तरफ ले जाओ अभी, और जिस मर्जी को अपनी से अवे ले जाओ। ओके सर। अभी तो ये कायरल है बेटा, ये कायरल कार्बन है सेंटर में। अब मैं ये पार्ट बेटा पहले बनाऊंगा। ये पार्ट देखिएगा, ये CH2 और बेटा ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ये बेटा CH2 और ये बेटा OH। तो इस तरीके से बेटा ये ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। ये इस क्वेश्चन को बेटा आप बेशक पिक्चर ले लें, इसकी आपने मजीद प्रैक्टिस करनी है घर जाकर। घर में बैठकर इसकी मजीद प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये वाला। बेटा ये भी अच्छा खासा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। सर वो दिखा दें सेकंड क्वेश्चन। एक मिनट बेटा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये बेटा ठीक है सर। अच्छा बेटा, ये हमारे पास चार अल्कोहल्स हैं, ठीक है, ABCD। अब इसके लिए आपको थोड़ा ऑक्सीडेशन भी याद करना है।
अल्कोहल ए डज नॉट रिएक्ट विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। बेटा कौन से अल्कोहल हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, बताएं शाबाश। टर्शरी। टर्शरी। बेटा टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए देखिए 4 कार्बन है, तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह का बनाना हो ना बेटा, तो पहले अल्फा कार्बन के साथ OH लगा दिया करें। अब टर्शरी में अल्फा कार्बन के साथ फर्दर कितने कार्बन होते हैं बताएं? 3 सर 3 बेटा देखिए 4 कार्बन पूरे हो गए ना। जी सर। जी सर। आप इनके हाइड्रोजन पूरे करेंगे तो ये भी बेटा, अब ये आपका ए तो टर्शरी अल्कोहल है, लेकिन आपने बनाना स्केलेटल है बेटा, ठीक है बेटा, बनाना आपने स्केलेटल है। तो अब इसमें भी आपके पास बेटा ऑप्शन है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, प्लस का साइन बना सकते हैं, बस प्लस भी बना सकते हैं, वही बता रहा हूं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसी को बस बेटा आपने क्या करना है, सीधा करना है इसी को, इस लाइन को अगर आप सीधा कर लेना तो प्लस बन जाएगा। देखिए इस लाइन को, ये भी ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं भाई, ऐसे करके ये बात ठीक है। ये देखिए ना, ये एक कार्बन है बेटा, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, या इस तरह बना ले, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये OH, तो ये टर्शरी अल्कोहल है। बेटा BCD को जरा देख लेते हैं जी। कह रहा है कि BCD जो है वो रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब है कि BCD क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी है। अब आगे बात सुने, ऑल 4 अल्कोहल्स रिएक्ट विद हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बताएं जी अल्कोहल जब भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एल्कीन। एल्कीन। एल्कीन सर, डिहाइड्रेशन होगी सर इसकी। डिहाइड्रेशन होगी, गुड। और C4H8 बनेगा। अब आगे कह रहा है कि ACD गिव अ सिंगल प्रोडक्ट in this reaction and B give a mixture of 2 structural isomer। बेटा जब आप इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो B ऐसा अल्कोहल है जो आपको 2 डिफरेंट अल्कीन बनाकर देगा। तो जरा देखें, मुझे क्या करना है, मुझे ये बात पता है कि जिस अल्कोहल में 2 बीटा कार्बन हो ना, 2, उसमें 2 डिफरेंट अल्कीन बनते हैं। तो अगर मैं बेटा OH यहां लगाता हूं, सपोज पहले मैं OH इधर लगाता हूं, कितने बीटा कार्बन है जी इसमें? एक। तो अगर एक बीटा कार्बन है तो एक ही बेटा अल्कीन बनेगा, 2 नहीं बनेंगे। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके लगाऊं, अगर मैं कार्बन 2 पर OH लगाता हूं, कार्बन 2 पर, तो बेटा अब देखें ये अल्फा कार्बन है तो बीटा कार्बन कितने हैं? 2 हैं। तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि मैं यहां से बेटा वाटर निकाल दूं। अगर यहां से वाटर निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा जी? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और बेटा अगर मैं यहां से वाटर निकालता हूं, इधर से देखें, तो फिर क्या बनेगा जी मेरे पास? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो बेटा मेरे पास 2 डिफरेंट अल्कीन बन रहे हैं, नहीं बन रहे? जी सर। जी सर, तो बने ये हैं। होगा बेटा आपके पास B इस तरह का होगा। देखिए ये 4 कार्बन ड्रॉ कर दिया और ये बेटा OH, क्योंकि 2 डिफरेंट एल्कीन के लिए बेटा 2 बीटा कार्बन होंगे तो 2 डिफरेंट एल्कीन बनेंगे। अच्छा, आप में से किसी को ए के बारे में कंफ्यूजन है कि सर ए में तो 3 बीटा कार्बन है तो इसका वो क्यों कह रहे हैं जी सिंगल प्रोडक्ट? ए में कंफ्यूजन है, ए में तो 3 बीटा कार्बन आ रहे हैं। 1 2 कंफ्यूजन सर। लेकिन आप अगर ए का करके देखेंगे ना बेटा, तो हर एक में 2 मिथाइल प्रोपीन ही बनेगा। आप चेक कर लीजिएगा जरा, इसमें आप अगर निकाल के देखेंगे तो हर एक में जो प्रोडक्ट होगा 2 मिथाइल प्रोपीन ही बनेगा। अच्छा बेटा आगे चलते हैं जी, ये तो हो गया। मुझे ये बताएं कि कह रहा है जो C और D है ना, ACD AC एंड D, C और D सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं जी। बताएं अब C और D क्या हो सकते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। बेटा ये आपको क्या देगा भाई? मैं अगर चले डिस्प्ले में बना लूं, सिंगल प्रोडक्ट देगा। ये आपको सिंगल प्रोडक्ट बेटा देगा, ये आपको सिंगल प्रोडक्ट बेटा देगा, क्योंकि इसमें एक बीटा कार्बन है। आप चेक कर लें कि यहां से ये अल्फा कार्बन है बेटा, ये बीटा कार्बन है। अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, तो आपके पास ब्यूटानीन बनेगा। आपकी मर्जी है, जहां मर्जी ये लगाएं बेटा, C और D में से जहां मर्जी लगा दें।
मैं बेटा यहां लगा देता हूं। अल्कीन का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, अल्कोहल का बनाना। अक्सर बच्चे अल्कीन बनाकर आ जाते हैं। 1 2 3 4 ये। अब बेटा ऐसा आप कोई और भी बनाए आप बेटा। इसी में अगर मैं ब्रांचेस कर दूं, इसी में अगर ब्रांचेस कर दूं 1 2 3, ये बेटा मुझे बताइएगा कि अब अगर इस स्ट्रक्चर को देखें, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। यहां से बेटा आपने OH रिमूव करना है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। एक ही पॉसिबिलिटी है ना बेटा, बीटा कार्बन एक ही है। जी सर। बेटा ये भी आपका स्ट्रक्चर डी हो गया। 1 2 3 और ये OH, और बेटा यहां पर आपने कार्बन 2 पर मिथाइल है तो यहां मिथाइल लगा दिया। ये बेटा आपका स्ट्रक्चर है। सर COD चेन आइसोमर्स है फिर? जी बेटा COD, हाँ इनके नाम, इनके भी हमने टाइप भी बतानी है बेटा। सर A और B भी चेन है और B और C में खास सारे चेन है। बाद इसमें पोजिशनल भी आप लिख सकते हैं बेटा, पोजिशनल भी लिख सकते हैं। सर और B और C पोजिशनल होंगे। ये चेन है भाई, और B और C बेटा बिल्कुल ठीक बोला है इसने, ये पोजिशनल है और ये बेटा चेन है। ठीक है, तो ये 7 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन है। सर थोड़ा जूम इन जरा कर दें, जरा इसकी मैं फोटो ले लूं। ठीक है बेटा, एक ले ली सर। बस बेटा एक चीज मैं आपको करा के, फिर मुझे पता है काफी टाइम हो गया, आप लोग अभी तंग होना शुरू हो गए होंगे। एक चीज आपको बता दूं बस बेटा, जब इस तरह का देता है ना कंपाउंड, चलिए तो ठीक आसान है। जी बेटा इस तरह का ये है जी 1 2 3 4 5 2 ब्रोमोपेंटेन। ये जी 2 ब्रोमोपेंटेन, इसका रिएक्शन उसने कराया एथेनोलिक KOH के साथ। क्या बनेगा जी बताएं बेटा? एथेनोलिक KOH के साथ रिएक्शन हुआ है, क्या बनेगा? सर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा सर। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और पेंट 1 इन भी बन सकता है, पेंट 2 इन भी बन सकता है। जी सर, क्योंकि सर बीटा कार्बन 2 है सर इसमें। तो लेकिन वो कह रहा है कि 3 बनेंगे। आपने तो दो पॉसिबिलिटीज बताई है ना, पेंट 1 इन और पेंट 2 इन। लेकिन वो कह रहा है जी कि जी बेटा, अब मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो जरा सुन ले बेटा, जिन बच्चों को समझ नहीं आया मिथाइल बना देना साथ में। बेटा जी बेटा, एथेनोलिक KOH का मतलब होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, अल्फा कार्बन से Br और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे बेटा। बेसिकली आप एक पूरा मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं। तो बेटा एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आप यहां से रिमूव करें तो ये पेंट 1 इन बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है यहां से रिमूव करें, पेंट 2 इन बन जाएगा। तो आप लोगों ने ठीक बताया बेटा कि 1 2 3 4 5, एक तो पेंट 1 इन बनेगा। जो बेटा पेंट 2 इन बनेगा ना, देखें ऐसे, पेंट 2 इन में सिस ट्रांस बेटा बनेगा। अगर मैं पेंट 2 इन यहां पर बनाकर दिखाऊं, ये बेटा पेंट 2 इन। तो पेंट 2 इन में फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप सिस बनाएं और आप ट्रांस बनाएं बेटा। तो सिस के लिए देखें, दोनों मिथाइल्स ऊपर ले जाएंगे। ये मिथाइल में ऊपर ले गया, और यहां पे बेटा क्या लेके जाना है मैंने? इस इथाइल को ऊपर लेके जाना है ऐसे। और ट्रांस के लिए क्या होगा बेटा? इसको एक को ऊपर ही रहने दें और एक को नीचे ले आए। सर अगर हम जैसे लेफ्ट मोस्ट मिथाइल को उठा के डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगा दें तो वो भी बन सकता है? भाई आपने जो नेचुरली बन रहे हैं उसके बनाने हैं ना। आपने खुद तो वो ये तो नहीं कह रहा है कि आप इसके खुद बनाए, वो कह रहा है कि जो रिएक्शन के रिजल्ट में बनेंगे वो आपने बनाने हैं बस। ये उसने कहाँ लिखा हुआ है सर? क्वेश्चन पढ़ लो। गिव द रिएजेंट एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस कंपाउंड इनटू मिक्सचर ऑफ अल्कीन। Give the name. Draw the skeletal formula of these alkene produced by the conversion in 1. यहां जो अल्कीन बने हैं उनके आप बेटा आइसोमर बनाएं। अच्छा ठीक है, उस समझ ठीक है। जो कन्वर्जन 1 में आपके पास अल्कीन प्रोड्यूस हुए हैं ना बेटा, उनके स्केलेटल फार्मूला बनाएं, आइसोमर नहीं बनाए बेटा। ये खुद ब खुद बन रहे हैं। आप जब
2 ब्रोमोपेंटेन का बेटा एलिमिनेशन करेंगे तो आपके पास पेंट 1 इन भी बनेगा, सिस पेंट 2 इन भी बनेगा, ट्रांस पेंट 2 इन भी बनेगा। ये उसने ये नहीं कहा कि ड्रॉ दी आइसोमर, उसने कहा है कि वो फॉर्मूलाज बनाएं जो इस रिएक्शन के रिजल्ट में बन रहे हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसमें अभी भी कुछ चीजें रहती हैं, होमोलिटिक फिशन, हेट्रोलिटिक फिशन, बेटा उसको आप लोग फिर खुद रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करा दूंगा। ठीक है सर। सर वो